अच्छा जी, सुहेल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बताइए। अच्छा, सबसे पहले मुझे तो ये पूछना है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें वेबसाइट की एक्सेस दे देते हैं, हमें कोई शीट वगैरह नहीं देते। हम्म। तो उसमें बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो उन्हें एनालाइज करने का क्या मतलब ऑथेंटिक वे या कोई हम्म। अच्छा, तो जब भी कोई सप्लायर आप लोगों को शीट नहीं देता तो सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने चेक करनी है ना, वो ये करनी है कि सप्लायर की वेबसाइट पे जाके देखें कि कहीं प्रोडक्ट के अगेंस्ट पे बारकोड्स दिए हुए हैं या नहीं। दैट कुड बी इधर यूपीसी और ईएन। ठीक, अगर ओके। बारकोड्स दिए हुए हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लेट्स से अच्छा, बारकोड्स दिए हुए तो आपने करना क्या है? करना यह है कि डाटा स्क्रैपिंग या वेब स्क्रैपिंग एक टर्म है, बिल्कुल। आप उसको यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू वेबसाइट का सारी प्रोडक्ट्स का डाटा निकाल के एक्सेल की फाइल के अंदर उसको डाल सकते हैं और फिर वो आपकी एक प्राइस लिस्ट बन जाएगी, वर्किंग प्राइस लिस्ट। आप फिर उसको स्कैनर लिमिटेड, एएमजी एनालाइजर वगैरह के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। लेकिन फिर इसमें एक सिनारियो ऐसा आता है कि आप सप्लायर के पास जाते हो लेकिन वहां पर बारकोड्स होते नहीं हैं। ऐसी सूरत में आपने फिर सप्लायर की वेबसाइट के ऊपर ऐसे पेज को फाइंड आउट करना है जहां पर सारे ब्रांड्स गिवन हैं, या इन जनरल आपको अंदाजा हो रहा हो कि ये सप्लायर कौन कौन से ब्रांड्स बेच रहा हो। ठीक है, तो वंस आप उसको फिगर आउट कर लें तो फिर कीपा के अंदर जाएं या हीलियम के अंदर जाएं, दोनों जगह पे आपको ब्रांड की नाम से सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो वहां पर से ब्रांड का नाम लिखें और आपको उस ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स निकल के आ जाएंगे आपके पास। लास्टली, इसी के अंदर आपको एक और प्रॉब्लम ये आ सकती है कीपा वाले में कि कभी कभी ब्रांड का नेम आप लोग डालते हैं लेकिन कीपा के अंदर शो नहीं होता, उस ब्रांड के अगेंस्ट इधर सारी प्रोडक्ट शो नहीं होती, या कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, या अगर आ रहा होगा तो कुछ बहुत कम प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, लेकिन आपको सप्लायर की वेबसाइट के ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है ज्यादा प्रोडक्ट्स दिख रही है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना, वही ब्रांड के ऊपर लेफ्ट हैंड के पे टाइटल का एक बटन होता है, तो यानी फील्ड होती है, आपने वहां पर जाकर ब्रांड का नाम लिख देना, आपके पास सारी प्रोडक्ट्स निकल कर आ जाएंगे। ओ सुहेल, आप अनम्यूट म्यूट हो गए थे। अच्छा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, ये जो कीपा वाली आपने बात बताई है, कीपा में जाके मैं ऐसे ही सर्च करता हूँ अक्सर, तो हम्म। उधर से ज्यादातर मसला मुझे जो आ रहा है वो प्रोडक्ट मैच करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। वो जो पैक साइज है या वैसे मतलब जो प्रोडक्ट को मैचिंग में, तो वो हम्म। बड़ा मुझे मसला आ रहा है। तो उसका कोई ईएन नंबर हम उधर से कैसे मैच कर सकते हैं, या बार कोड वगैरह? एक तो आपने बताया ना कि वो एएमजी एनालाइजर के जरिए या अपना वो स्कैन अनलिमिटेड के जरिए हो जाता है, लेकिन अब मैन्युअली हम्म। अगर हमने ईएन या कुछ मैच करना हो दो चार प्रोडक्ट्स का, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा देखो, एनालाइजिंग वाला जो पार्ट है ना, मैच करने वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमेशा से मैनुअल रहा है और हमेशा मैनुअल रहेगा। यानी आपको हमेशा खुद ही करना पड़ेगा ये काम, इसके अगेंस्ट में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि जो एरर्स या जो चीजें ह्यूमन आई कैच कर सकती है वो सॉफ्टवेयर कभी भी नहीं कर सकता। एआई हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली उसके 50%, 70% में भी 80% उसके करीब पहुंच जाए, बट स्टिल ह्यूमन आई तो हमें चाहिए, तो देखना तो हमें खुद ही है। अब बात आती है कि यूपीसी को कैसे मैच करें। जब यूपीसी अवेलेबल नहीं होगा तो मैच करने में प्रॉब्लम हो जाएगी ना। यूपीसी अगर बिल्कुल। वेबसाइट के ऊपर ही नहीं दिया हुआ तो हम मैच कैसे कर सकते हैं? यूपीसी तो है ही नहीं ना मैच करने के लिए। आप यूपीसी कीपा के अंदर जाके किसी प्रोडक्ट का यूपीसी निकाल तो सकते हो, बट स्टिल आप उसको कंपेयर किसके साथ करोगे, क्योंकि सप्लाई बिल्कुल। की वेबसाइट के ऊपर तो दिया हुआ ही नहीं है। ठीक, तो यूपीसी तो मैच नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही तरीके से मैच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन को पढ़ लो, बुलेट पॉइंट्स को पढ़ लो, टाइटल को पढ़ लो, इमेजेस को देख लो, इन्हीं चीजों से वेरीफाई कर सकते हो। जहां तक बात है पैक्स की, तो पैक्स तो आपको मतलब सॉफ्टवेयर भी खुद नहीं निकालता है पैक्स भी। अब पहले ये वो स्कैन अनलिमिटेड वगैरह में पहले ऑप्शन नहीं होता था कि आप पैक्स का साइज भी डाल सके, अब वो आपको ऑप्शन देता है, लेकिन स्टिल अभी भी पैक्स आपको खुद ही इंटर करने होते हैं। तो ये इसके लिए मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो हर हाल में तुमको खुद ही करना पड़ेगा।
ओके ओके ओके। ब्रांड हमें जो ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर जो लिस्ट दे रहा होता है उसमें अक्सर उसने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कोडिंग, कोई ना कोई कोड का एक कॉलम जरूर होता है, हाँ कोई नाम दे देता है या कुछ कर देता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सही था जी। अच्छा, दूसरा ये कि हम 20% पे रजिस्टर्ड हैं तो वैट पे यूके में, तो इसका मैंने कहीं से सुना था कि ये 1-2 साल के लिए आप मतलब एग्जाम्प्ट वगैरह करवा सकते हैं या किस तरह, इस तरह कोई सीन है? मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली नहीं थी, लेकिन मैंने उड़ती उड़ती सुनी थी कहीं से। अच्छा, टैक्स एग्जाम्पशन आप करवा सकते हैं, यानी वैट वैट एग्जाम्पशन आप ले सकते हैं। और उसके लिए आपको जो है ना अमेजोन के साथ टिकट ओपन करना पड़ता है। ऑल्दो आई डोंट थिंक, आई एम नॉट श्योर कि अगर वो टेम्परेरी होता है या नहीं होता, लेकिन खैर एग्जाम्पशन आप ले सकते हैं। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कहीं आपको टैक्स एग्जाम्पशन का सर्टिफिकेट देना होता है, कहीं आपको बताना होता है कि भाई आप वैट के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं हुए, कि 85,000 थ्रेशोल्ड जो है वो, ये वाली चीजें बतानी पड़ सकती हैं। मोस्टली लोग के केसेस में डिफरेंट चीजें अमेजोन ने मांगी है, यानी कोई हर दफा कोई यूनिक चीज नहीं मांग रहा। मोस्टली केसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें मांगता रहा है। तो आप अमेजोन का केस ओपन करके देखो, फिर आपको पता चल जी जाएगा। बट एक चीज इसके अंदर ये होती है कि अमेजोन, क्योंकि हमारी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो हम जब अपनी बात को इंग्लिश में लिख रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है हम गलत, यानी उसका मतलब कुछ और बनना शुरू हो जाता है उन लोगों के लिए ना। कन्वे नहीं कर तो पाते हम सही तरह से। एग्जैक्टली तो अब जब तुम ये टैक्स वाली बात करोगे, अगर केस ओपन करके, तो एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज करना कि टैक्स एग्जाम्पशन चाहिए क्योंकि आप वैट रजिस्टर्ड नहीं हो और आप 85,000 की थ्रेशोल्ड तक आप पे वैट अप्लाई नहीं होता है। एग्जैक्ट ये बात लिखोगे तो ही इसके अगेंस्ट आंसर मिलेगा, वरना अमेजोन इसको कुछ और, यानी वो जो राजेश वहां पे बैठे हैं वो उसको कुछ और समझते हैं, और आपको वो टैक्स एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, बल्कि इसका गलत मतलब लेके वो आपको कहेंगे आपको मिल ही नहीं सकती एग्जाम्पशन। ओके ओके, बहुत शुक्रिया तलाल भाई, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, ये थे सुहेल। उमर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, उमर बताइए। तलाल भाई, पहले तो ये बताएं कि खैरियत थी? आपको इतना हमने मिस किया, आप किधर चले गए थे? मैं बस वो जरा तबीयत खराब थी, कुछ नसाज चल रही थी, फिर ओहो, जरा अल्लाह आपको बेहतरी सेहत हुई है तो। तंदुरुस्ती दे। चलें, अच्छा हो गया जी जो है जी। वो, आपको वैक्सीन की अब जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। नहीं नहीं, वो वैक्सीन वाली कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। ठीक है। अच्छा तलाल भाई, प्रीवेलिंग मसले मसाइल, आपने कहा था बरसात हो जाएगी इंशाल्लाह जो है जनवरी में, ब्रांड्स ओहो, की जो है वो इस दफा वाकई में कहानी उल्टी हो गई मेरे पास। है ना। यहाँ पे इंक्यूबेटर में बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त अप्रोच कर रहे हैं, अकाउंट्स वाकई में नहीं मिल रहे हैं, और जिनको मिल रहे हैं अकाउंट्स तो उसके अगेंस्ट में प्राइस लिस्टें नहीं मिल रही। ये दो बड़े मसले आ रहे हैं आजकल। ये मसला असल जो है कि वाकई के प्राइस नहीं मिल रही। पहला मसला तो मेरे ख्याल से जिसका डर था हो गया वही, कि मेरे ख्याल से भरमार तो होगी हमारे भाइयों की बहनों की यहाँ से जो है वो खुश रहनी कि बिल्कुल ऐसा पिछले ही है। 6 महीने के अंदर तो वो तो कुछ समझ में आता है, लेकिन जो आ भी नहीं अप्रूवल प्राइस क्यों, यानी कि मार्जिन ही नहीं निकल रहे, इसकी क्या वजह? ये मतलब अगर अकाउंट दे रहे हैं वो, तो ये क्या रीजन बनी इस दफा? यानी आप ये कह रहे हैं कि वो प्राइस लिस्ट क्यों नहीं दे रहे? नहीं, प्राइजेस दे रहे हैं, मार्जिन ही नहीं निकल रहे। मार्जिन नहीं निकल रहे तो वो तो कभी भी जी। नहीं निकलते हैं, तो इस चीज के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं तो, लेकिन पहले की निस्बत जो है Q4 के अंदर भी अच्छे मार्जिन निकल रहे थे। यानी अभी जो जहां से अप्रूवल भी आ रहा है उनसे भी यानी बहुत ही कह रहे थे। तो इसका अब क्या किया जाए? देखें, आप सब लोग ना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको जहन में बिठा लेंगे, आपके लिए प्रिपेयर करना, इन सब चीजों से निपटना आसान हो जाएगा। ठीक है, जी। पहली चीज ये अंडरस्टैंड करें, पहली बात तो ये, इस बिजनेस को साइड हसल ना समझे। ये आपकी साइड हसल नहीं है, आपकी किचन बनी बनाने का साइड का तरीका नहीं है। ये प्रॉपर बिजनेस है, तो इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह ट्रीट करें, पहली बात ये। दूसरी बात, सप्लायर कभी भी आपको डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट नहीं देता, खुद से नहीं देता, ठीक है, लेकिन जब आप उसके साथ अकाउंट ओपन कर लेते हैं ना, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप उससे डिस्काउंट मांगेंगे। लोग असल में ये समझते हैं कि जो भी उसने हमें प्राइसेस मिल गई है, उसके अंदर जो भी डिस्काउंट लिखा हुआ आ रहा है,
या लेट्स से नहीं भी आ रहा, जो भी प्राइस उसने दे दिया इट मींस यही फाइनल है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल उससे नीचे जाएगा। ठीक, कुछ वजूहात जिसकी बेसिस पे सप्लायर्स आपको इनिशियली डिस्काउंट नहीं देते, उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हम तो ठहरे सारे माशाल्लाह से ग्रेट लोग हैं हम सारे, हम जब बात करते हैं तो हम बड़ी बड़ी पिक्चर्स दिखाते हैं ब्रांड्स को, सप्लायर्स को, हम कहते हैं जी हम आपसे $50,000 की इन्वेंट्री बाई करेंगे, हम आपसे साल का $80,000 का बिजनेस करेंगे, $1,00,000 का बिजनेस करेंगे, बट when it comes to purchasing your first inventory, उस वक्त हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं $200 का, $300 का। तो ये वो चीजें जिससे ब्रांड जो अब मोस्टली जो ब्रांड्स हैं, सप्लायर्स है ना, कि वो उनको ये चीजें समझ में आने लग गई है कि ये बड़ी पिक्चर दिखाते, खरीदते वरीदते तो है नहीं। यही वजह है कि आपको मार्जिन शुरू से नहीं मिलते। मार्जिन और कम मिलने की वजह एक और ये भी है कि देखें, एक और जो कि ना सिर्फ मार्जिन पे अप्लाई होती है बल्कि वो अप्लाई होती है ओवरऑल अकाउंट लेने के ऊपर भी, कि लोगों को अकाउंट क्यों नहीं मिलते सप्लायर्स की जिंदगी। उसकी वजह आप सब ने पाई का नाम सुना होगा, एप्पल पाई हो गया, पीच पाई हो गया, जो केक होता है। लेट्स से केक के अंदर हम जितने हिस्से, अगर 4 बंदे खाने वाले हैं ना, वो केक एक ही है। अगर अब 2 बंदे और आ जाएंगे खाने के लिए उसके अंदर, तो ऐसा नहीं है कि केक की क्वांटिटी बढ़ गई है, केक उतना ही है, अब वो एग्जिस्टिंग ही बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने अगर ज्यादा सेल्स लेनी है, या हमने ज्यादा डिस्काउंट लेना है, या फिर हमने अकाउंट ओपन करना है सप्लायर के साथ, तो अपने साथ कुछ ऐसी चीजें भी लेकर आए जिसकी बेसिस पे हम उस सप्लायर को ये बता सके कि भाई मुझे ऑनबोर्ड करने से आपको ये फायदा होगा, या फिर अगर डिस्काउंट लेना तो आपने सप्लायर को ये बताना है कि मुझे डिस्काउंट देने से आपको ये फायदा होगा। और कोई भी सप्लायर आपको शुरू में डिस्काउंट इस वजह से भी नहीं देता क्योंकि उसे लग रहा होता आप गंदे बच्चे हैं। हम सब गंदे बच्चे होते हैं शुरू में। गंदे बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि हम आते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, 1 महीने परचेजिंग करेंगे, और चूंकि हमारा माइंडसेट ये होता है कि पहले महीने में प्रॉफिट बन जाए, तो जब नहीं बन रहा होता तो हम कहते हैं यार ये बिजनेस अच्छा नहीं है, यार ये सप्लायर अच्छा नहीं है, यार होलसेल बड़ी बुरी चीज है, यार इसके अंदर तो मार्जिन ही नहीं होते, यार मैंने यूके में काम किया, सारी चीजें, सारा प्रॉफिट मेरा तो वैट खा गया। अरे भाई, प्रॉब्लम ये है कि वो तुम उसके लिए अच्छे कस्टमर ही नहीं हो। तुम जाते हो 1 महीना खरीदते हो, फिर चले जाते हो, फिर वापसी तो आते नहीं हो। अगर उसी सेम सप्लायर के साथ इवन इफ आपको ब्रेक इवन पे सेल करने को मिल जाए, आप बेचे, 1 महीने बेचे, 2 महीने बेचे, तीसरे महीने में आप डिमांड करते हैं डिस्काउंट, वो आपको देगा डिस्काउंट क्योंकि अब आप उसके रेगुलर कस्टमर हैं। अगर आप रेगुलर कस्टमर रहिए, पहले ही दफा दुकान पे आके खड़े होगा और कह रहे हैं जी मुझे डिस्काउंट दो, तो भाई आपने ऐसा क्या काम किया उसके साथ। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने अकाउंट ओपन कर लिया ना किसी सप्लायर के साथ, तो पता नहीं हमने उसके साथ कुछ तो एहसान कर दिया है उसके साथ अकाउंट ओपन करके, क्योंकि अब वो बाउंड हो गया हमें इन्वेंट्री देने पे। अरे भाई उसे जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो सप्लायर हमें अकाउंट भी दे और वो सप्लायर हमें डिस्काउंट भी दे, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करें, आपके सारे मसले हल। सारा गेम लॉन्ग टर्म का है, इमीडिएट आपको कुछ नहीं मिलेगा इस बिजनेस के अंदर, और जो इमीडिएट की सोच रख के बैठा हुआ है वो फेल हो जाएगा। अच्छा, मैं इस वक्त आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल सबको बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म की सोचें। आप में से वो लोग जो कि एज अ वीए किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, और अमूमन होता है क्योंकि गलत माइंडसेट में से इन्वेस्टर आ जाते हैं, ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि काम स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दें कि जी भूल जाए आप क्या आपका शुरू में पैसे बनेंगे, नुकसान के लिए तैयार रहें, शुरू में सिर्फ जेब से लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस है। जब एक दफा चलना शुरू होगा ना तो फिर बिल्कुल सही चलना शुरू हो जाएगा, फिर अच्छे मार्जिन भी बनेंगे बाद में। बट बस ये ओवरऑल इसकी चीजें, इसको ध्यान में रखें, काम बिल्कुल सही चलेगा। एक्सीलेंट तलाल भाई, जबरदस्त आपने जो है ना ये बड़ी प्यारी बातें की हैं वाकई। अच्छा, इसका एक मतलब तो ये भी समझ में आया कि यूके की मार्केट भी इसका मतलब है कि बुरी नहीं है, उसमें भी यानी कि इसी तरह से मार्जिन्स निकालने पड़ेंगे स्टार्ट में। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, यूके की मार्केट को लेके भी लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन है, बोलते जी सारा वैट जो है वो सारा प्रॉफिट तो वैट खा जाता है। देखिए बात ये है, यूके के अंदर मैंने अपना स्टार्ट लिया यूके से था। यूके की मार्केट में सप्लायर्स 50-50% डिस्काउंट देते हैं। अगर 50 के अंदर से 20 वैट में निकल जाता है, 30 तो अभी भी बचता है ना भाई।
हम लोग जब 10% सप्लायर से डिस्काउंट लेके काम करना शुरू करेंगे तो अपने मार्जिन के अंदर से 10% दे रहे होंगे ना वैट में। जब आपको वैट में पूरा नहीं पड़ा, इट मींस ये कि आपने सप्लायर से डिस्काउंट ज्यादा मांगना है, और डिस्काउंट वो शुरू में आपको एग्जैक्टली लेकिन वो डिस्काउंट शुरू में आपको देगा थोड़ी। आप उसको कौन लगते हो जो आपको दे देगा डिस्काउंट? आपने उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। 3 से 4 महीने लगातार बाई करो, उसे पता चल गया यार ये मेरा रेगुलर कस्टमर, फिर मांगो उससे डिस्काउंट। कैसे नहीं देगा वो आपको? अच्छा, हमने ये ट्राई किया है, हमने क्वार्टर 4 के अंदर जिनका हमने यानी कि कह रहे हैं कि जिनके अच्छे हमने जो है ना वो रिटर्न्स जो है ना वो भुगताए हैं। आप समझ रहे हैं कि जो जिनके अप्रूवल यानी बहुत बेबी कैटेगरी की आइटम जिनमें इतने रिटर्न्स आए हैं, जो कि मैं आप अलग से आपसे डिस्कस करते हैं कि तो उसमें जब उनसे हमने कहा कि अब हमें इसमें बस कुछ नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि डिस्काउंट तो हम बस ये जो 5% आपको अगर दे रहे हैं तो यही है, इससे ज्यादा तो हम डिस्काउंट देते ही नहीं किसी को भी। तो ऐसी आइटम का क्या करें? ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि हम 5% से ज्यादा नहीं देते। बिलीव मी, ये सिर्फ इसलिए वजह से कहा जाता है सप्लायर्स को, ताकि ऐसे लोग जो कि परसिस्टेंट होते हैं ना बहुत ज्यादा, ऐसे आप जैसे आप बायर है ना, उनके लिए तो आप बायर हैं। ऐसे बायर्स जो बहुत ज्यादा परसिस्टेंट होते हैं और आके मुसलसल डिस्काउंट मांग रहे हैं, इट मींस वो विलिंगनेस शो कर रहे हैं ना, वो लंबे अरसे तक कैरी करेंगे मेरी प्रोडक्ट को। कंपैरेटिवली उसने ये कहा कि 5% से ज्यादा मैं डिस्काउंट नहीं देता, आप वही डिस्काउंट होगा। आपने बोला नहीं जी मेरे पास तो बच ही नहीं रहे, मैं 3 महीने तक अगर इसी प्राइस पे बेचता रहा मेरा तो कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ एफर्ट लग रही है। नो, 1 महीने नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। आप 5% का कह रहे थे ना, चले कोई मसला नहीं, मैं 5% पे भी खुश हूँ, एज लॉन्ग एज मैं नुकसान में न जा रहा हूँ, मैं बेच लूंगा उसे। 2 से 3 महीने क्रॉस करके उसको नुकसान से बचना। ब्रेक इवन ही हो रहा हो, अगर रिटर्न्स जो है वो उसके बाद अगर ब्रेक इवन सिर्फ निकल रहा हो, फिर भी जाते रहे उसमें। अगर नुकसान नहीं हो रहा हो, ब्रेक इवन पे तुम सेल कर रहे हो तो बेचो। ठीक है। अच्छा, और एक ऐसी बस वो ठंडे में से निकाल लो, वो वही यही आ रहा है अभी। हाँ चलो बोलो बोलो बोलो। अच्छा, और इस आपने क्या कि इन्वेंट्री जो हम पहली दफा में अगर जो ज्यादा बाय करें, अच्छी बात है। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम इन्वेंट्री पहले में उठाई जाए। वाकई ये पहला इंप्रेशन उसके ऊपर जो है बुरा डल जाए कि यार ये तो बातें हजारों की थी, अब उठा ये तो सैकड़ों की इन्वेंट्री। लेकिन उस वक्त तो देखें, अगर वो हमेशा से जैसे कहा जाता है कि पहले आप टेस्टिंग इन्वेंट्री उठाएं, तो अगर हमें अगर अब हमें ऑल्दो अगर स्टैट्स जो हैं वो ये शो कर रहे हो कि इतने हजारों की इन्वेंट्री उठाएंगे तो भी पिछले स्टैट्स जो है वो टूल्स यही दिखाएंगे निकल जाएगी, फिर भी हम यानी अकॉर्डिंग टू स्टैट्स उठा लें पहली दफा 5,000 10,000 15,000 की। मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन, सही सही मैं समझ गया। देखो इसको, इस कंफ्यूजन को ऐसे आप दूर कर, बल्कि ये सिनारियो इस तरीके का है कि भाई मेरे पास, आप लोग कह रहे हैं कि मैं वॉल्यूम में बाइंग करूंगा तो डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम बाई करने के लिए जाता हूं तो मेरे पास बीइंग अ न्यू सेलर बाई बॉक्स तो मिलेगा ही नहीं। अगर मैं इन्वेंट्री लेके ऑब्वियसली वॉल्यूम में बाई करूंगा तो ऐसा मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है 1 महीने की इन्वेंट्री ना हो, वो हो सकता है वो 2 से 3 महीने की इन्वेंट्री हो। तो अगर 3 महीने की मैं इन्वेंट्री बाय कर लेता हूँ, लाइक बट स्टिल मेरे पास बाय बॉक्स तो आएगा ही नहीं ना, बीइंग अ न्यू सेलर। तो अब मैं क्या करूँ? अच्छा, सप्लायर्स इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं, तो आप उनको बताएं कि भाई मैं, बिलीव मी, मैं इतना बाई करने को तैयार हूँ, बट आई नीड टू नो एंड आई नीड टू मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट्स मैं आपकी कैरी कर रहा हूँ वो इतने बिक भी जाएंगी या नहीं। ठीक, या आप हो सकता है चलो कुछ पैसे मैं आपको ऐसी एडवांस में दे देता हूँ, ये एक जेस्चर होता है, मैंने भी यूज किया है इसको। भाई मैंने कुछ पैसे एडवांस पे रखवा दिए उनके पास कि भाई ये आप अभी रख ले, मुझे सिर्फ टेस्ट इन्वेंट्री दे दे, मैंने टेस्ट करना आपकी कौन सी प्रोडक्ट चल रही, जो प्रोडक्ट चल जाएगी वो उसकी पूरी बल्क में इन्वेंट्री बाई कर लूंगा। उसकी वजह ये है कि अभी मैंने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मेरे कस्टमर में पॉपुलर हो भी रही है या नहीं। मैं इन्वेंट्री बाय करके बैठ जाऊं लेकिन वो बिके ना, इस चीज को वो अंडरस्टैंड करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम टेस्ट ऑर्डर की नीयत से असल में खरीदते ही नहीं है इन्वेंट्री। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम बल्कि कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग, वो लोग टेस्ट ऑर्डर की नीयत से नहीं खरीदते, बल्कि वो क्या करते हैं, इन्वेंट्री खरीदते ही उतनी है $300 की,
और क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि हमारे अब होलसेल का बजट पूरे पाकिस्तान को पता है कितना है, $3000, $2000, $1500। जब आपका इनिशियल बजट ही कम होगा तो आप बजट इन्वेंटरी भी तो कम ही बाई करोगे, सस्ती बाई करोगे। आपने सिर्फ उसको अवॉइड करना है वंस। अच्छा, और दूसरी चीज ये, इसी चीज को एक और तरीके से काउंटर ऐसे कर सकते हो कि तुम्हारा बाय बॉक्स जो है शुरू में तुम्हें सिर्फ एक ही बेसिस पे मिल सकता है, वो प्राइस रिडक्शन। प्राइस को रिड्यूस करोगे, प्राइस वॉर स्टार्ट कर दोगे, तुमने उस चक्कर में पड़ना नहीं। तो उससे बचने का तरीका क्या है, और मतलब फिर उसको बढ़ाने का तरीका क्या है? बढ़ाओगे ऐसे कि 1-2 VVRO करवा लो अपने अकाउंट के ऊपर, कम से कम 5 से 6 VVRO करवा वो तो के हो अपने गया, अकाउंट से। 4+ वो हो 4 गए, तो हो गए। 4 हो गए। अब तुम्हारा नेक्स्ट गोल क्या है? 30। तो 30 को क्रॉस करना है। तो अब इनिशियली थोड़े थोड़े रिव्यूज, आई मीन VVROs करवाते रहे, 30 क्रॉस कर लो, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है 30 के बाद से। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो 30 के बाद से आप बड़े सेलर से कम्पीट कर सकते हैं, बहुत बड़े से नहीं कर अच्छा, सकते, लेकिन ठीक है। आप ऑलमोस्ट ये समझ लो कि 2000 से 3000 रिव्यू रेटिंग वाले जो सेलर्स होते हैं तुम उनसे कम्पीट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है। अकाउंट की हेल्थ को यानी इम्प्रूव कर लो, और जी फिर बड़ी तुम इन्वेंट्री बाई भी कर लोगे ना ये ज्यादा क्वांटिटी में, तो तुम्हें जी जी, एटलीस्ट ये श्योरिटी होगी कि ये बिक जाएगी, बाई बॉक्स मिलेगा अच्छा, मुझे। ठीक है। अच्छा, अब ऐसी कोई टिप आप अब मौजूदा सिचुएशन देखते हुए कि बजाय इसके कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर जो है ऑब्वियसली वो वैसे भी वो देख रहे हैं कि यार इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लोग एक ही कैटेगरी के लोग बहुत ज़्यादा हमें अप्रोच भी कर रहे हैं, और वो भी ऑब्वियसली जो है वो अनॉयड भी होते होंगे, और वो बिल्कुल बाय भी होते कम हैं। करते हैं, उसकी वजह से वो हमें अप्रूवल ना दें या अच्छी प्राइस ना दें। किस यानी किस तरह से हम जरा जो है ना मूव ऑन कैसे करें कि नए अकाउंट्स लेने के लिए अभी क्या किया जाए कि प्राइस क्लास जो है कोई प्रोडक्ट जो है 500-700 वाली प्रोडक्ट क्लास में चले जाएं, या क्या करें कि जो है ना हमें अप्रूवल आसान हो जाए। अच्छा देखो, इसकी बस एक ही इसकी ट्रिक है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट वो उस तरीके कन्वे नहीं कर सकता, मैं एक जनरल आइडिया दे सकता हूँ। जी जो इसका मार्केट में सप्लायर्स को अप्रोच करने के लिए मंजन बिक रहा है ना, जी जी, उस मंजन को फॉलो नहीं करो बस। ठीक है, इसका सबसे आसान और अक्लमंदी वाला तरीका यही है। अगर ठीक है, कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट फॉलो हो रहा है ईमेल करने का, आपने उसको फॉलो नहीं करना। अगर बिल्कुल कोई ठीक है, स्पेसिफिक स्क्रिप्ट कॉलिंग का फॉलो हो रहा है, आपने उसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि ये वो ठीक चीजें है, जो वो रोज सुनते हैं, और ऐसी बिल्कुल, चीजों के ऊपर वो नो डाउट तंग आया है जब ये हाँ जी, अकाउंट भी नहीं देते हो। जी जी, जब आप यूनिक तरीके से उनको अप्रोच करोगे तो उनका ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, और ये मैं प्रैक्टिकली ट्राई कर चुका हूँ, आता है ठीक है, रिस्पॉन्स। बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा, एक चीज़ ये हुई कि हम बेबी कैटेगरी के एक प्रोडक्ट जो है वो हम काफ़ी ज़्यादा हमने पीछे सेल भी की, और उसके रिटर्न्स इतने ज़्यादा आए कि उसके जो सेलेबल रिटर्न्स है वो ऑलमोस्ट 0% है, जो दोबारा फुलफिलेबल इन्वेंट्री है ना। अच्छा, हमें ये पता नहीं था कि वो अमेज़न शायद मतलब कोई एक प्रोडक्ट उसकी पैकिंग भी खुल गई है, या तो वो उसको जो है ना वो दोबारा उसको वो सेलेबल में नहीं डालता। तो इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए कि वो लेट्स से एक प्रोडक्ट आई है, उन्होंने खोली है, उनको पसंद नहीं आई, कोई भी रीज़न हो सकती है, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आई, प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, अब वो वापस भेज देते हैं अगर तो उसको क्या किया जाए कि है भी हाई टिकट आइटम है, तो उसको कैसे रीपैक का क्या उसका किया जाए? अदरवाइज़ तो सारे रीपैक, अमेज़न में रीपैक को क्या करोगे? रीपैक कर भी दोगे, बिकेगी तो तब भी यूज में ही मोस्टली नहीं, इसके यूज़ में अंदर क्यों यार रहेगी? सब। अगर एक देखना है वो जब बॉक्स ओपन हो चुका है तो वो यूज कंडीशन कहलाती है। नहीं अगर उसको फिर बॉक्स ओरिजिनल पैकेजिंग फट गई, थोड़ी सी भी फट गई, अब वो न्यू नहीं रही, जी, अब वो बॉक्स ओपन में आ गई। बॉक्स ओपन यूज्ड होती है। यूज का मतलब ठीक ये है, नहीं होता कि बॉक्स प्रोडक्ट को अंदर से निकाल के हाथ लगा लेना या उसको यूज कर लेना। हमारी यूज की डेफिनेशन और वहां की यूज की डेफिनेशन डिफरेंट है। यूज के ठीक है, इसीलिए अमेजोन ने अपने पास आई थिंक 5 किस्म के यूज्ड की सब कैटेगरीज रखी हुई हैं। एक यूज्ड है, एक एक्सेप्टेबल है, एक जस्ट लाइक न्यू है, बॉक्स ओपन है, ऐसी एक दो ठीक है। और हैं। अच्छा, ऐसे ये हो सब सकता है कि यूज में आती हम है। सप्लायर सप्लायर से कोई ऐसी बात हो जाए
कि हाँ या तो हाँ, वो हमें पैकिंग हो भेज सकती है, दे हो सकती है। 3PL में, हम उसको पैकेजिंग तो नहीं नहीं, पैकिंग तो वो नहीं भेजेगा, मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल नहीं भेजेगा। लेकिन सप्लायर से अच्छा, ये बात की जा सकती है कि भाई अगर मेरे रिटर्न आ जाए तो वो तुम एक्सेप्ट करोगे या नहीं, यानी जो तुम्हारे मतलब वो वापस फिर आ रहा है। सप्लायर को वापस हम भेजें वो? हाँ, सप्लायर से बातचीत कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, और ये ऐसे ही है, इसे अवॉइड और क्या तरीका है कि यानी जब वो कस्टमर वापस भेजता है एक आइटम को, और अमेज़न जो है उसमें हमें रिफंड कमीशन भी चार्ज करता है, और भी जो है वो शायद जो FBA फीस भी चार्ज करता है, तो इस जी हाँ, मतलब करता कि है। रिटर्न्स, प्रोडक्ट के रिटर्न्स आइडियली, यानी अच्छा इसमें FBA वाली के अंदर जो है ये तो कोई नहीं है ना कि अगर रिटर्न्स जो है वो एक खास परसेंटेज से बढ़ जाए तो उसके अकाउंट हेल्थ को तो नहीं ना कोई इफेक्ट होता? अकाउंट हेल्थ को अफेक्ट करता है, अच्छा, कैंसिलेशन पे तो ज्यादा करता है, रिटर्न नहीं 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 नहीं, रिटर्न के ऊपर नहीं करता। नहीं लेकिन करता, अगर ठीक है। कस्टमर, लेकिन अगर ये जो सेलर का फॉल्ट अगर इसमें ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, फिर तुम्हारी अकाउंट की हेल्थ को अफेक्ट करेगा। नहीं, वो लेकिन वो प्रोडक्ट का इतना सिर्फ, मेजरली नहीं करता। वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट का सिर्फ है तो प्रोडक्ट जो अभी भी अफेक्ट सेलर करता का फॉल्ट हुआ ना। देखो, अगर अगर प्रोडक्ट का भी है तब भी सेलर का फॉल्ट हुआ, क्योंकि है। एक अच्छा, प्रोडक्ट है जो कि वहां से निकल के अमेजोन के पास आ चुकी है, मतलब पैकेजिंग तो तुम्हारे पास से होके गई है ना। उसका ठीक फॉल्ट है, ये होगा कि डिलीवरी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो अमेजोन का मसला है। लेकिन जब पैकेजिंग से पहले का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो तो तुम्हारे खाते में आएगी ना। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, जी, ठीक है, बहुत चलो और शुक्रिया कोई आपका। क्वेश्चन? चलो, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन एक और अगर आप ले लें क्वेश्चन। चलो बता दो, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो सेलर बोर्ड है, इसको हम्म। इसके अंदर यानी इसके अगर अकाउंट को रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां से जो है यानी सेलर बोर्ड जो है ना वो कुछ डिफरेंट दिखा रहा है, और इसमें एक तो मतलब कि इसके अंदर क्या क्या अमेजोन के चीजें ऊपर हैं? देखो, क्या कह रहे अमेजोन पे हैं, देखो, अमेजोन पे अमेजोन, देखें? अमेजोन पे तो ये देखो, सेलर बोर्ड पे नहीं। अच्छा, लेकिन ये रिटर्न्स वगैरह को कैसे ये सेलर बोर्ड किस तरह से दिखा रहा होता है? रिटर्न लेट से जो रिटर्न इस महीने, यानी एक प्रोडक्ट हमने सेल की लास्ट मंथ में, उसका रिटर्न आया हम्म इस महीने, तो हम्म। उसको अमेज़न कब दिखाएगा और सेलर बोर्ड कब शो करेगा उस रिटर्न को इस महीने दोनों के? दोनों दोनों उस उसी महीने शो करेंगे जिस महीने वापसी आया है, क्योंकि पिछले महीने में वो माइनस हो गया था। अब वापसी आया अगर इस महीने, करंट तो इस मंथ के महीने में अंदर, काउंट होगा, तो इस महीने इस काउंट महीने होगा। के प्रॉफिट में से वो माइनस हो जाएगा? हाँ जी। अच्छा, तो ये इससे तो कोई पता नहीं चलेगा कि जो असल प्रॉफिट है क्या हमारा, पिछले महीने के रिटर्न जब इस महीने आ जाएंगे तो लेकिन वो वो सेलर बोर्ड से उसकी वो निकल आती है ना रिपोर्ट, तो तुम्हें वहां नहीं से नहीं, थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा, लेकिन मतलब इंडिविजुअली थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, लेकिन देख तो जाएगा। ठीक है, मतलब अब जो इस महीने का प्रॉफिट है वो तो उसको कम कर रहा है ना, करंट हाँ, महीने के बेसिकली प्रॉफिट तो को? ऐसे ही हो रहा है, जी, बेसिकली तो ऐसे ही हो रहा है। ठीक है। लेकिन असल में आपके अकाउंट के रिजर्व भी तो पड़े होते हैं ना, पूरे तो हाँ पैसे जी, आपके पास कभी आते नहीं, रिजर्व हाँ जी, पड़े हाँ होते हैं, जी। तो वो उसके अंदर भी काउंट, वो आप उसी के सेलर अंदर से बोर्ड यूज निकाल करते लेते हैं। हैं बाय द वे, अपने ये देखने के लिए सब कुछ? जी जी, सेलर बोर्ड और क्विक बुक्स। क्विक बुक्स, ठीक है, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। चलो, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अहमद। अहमद, आपकी आवाज नहीं आ रही। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अहमद। अच्छा सर, काफ़ी क्वेश्चंस तो क्लियर हो गए हैं। उसमें ना एक क्वेश्चन है मेरा, यही था, जो अभी पहले भाई ने भी पूछा है कि हम्म अ, जिस तरह ना अनफुलफिलेबल का उन्होंने पूछा, अब एक ना आइटम, उस एक प्रोडक्ट पे उसके ऊपर ना काफ़ी रिटर्न्स आए हैं। अब वो जिस तरह अमेज़न की पॉलिसी मैंने चेक की, उसके अंदर वो कहते हैं कि जिस तरह कोई कैमरा है आपने बाय किया किसी कस्टमर ने, और अगर उसने उसके अंदर पिक्चर ले लिया एक आधी, तो वो जब उसको रिटर्न करेगा, उसको पसंद नहीं आया या कोई किसी भी बात पे, तो वो आपका अनफुलफिलेबल में चला जाएगा। अब उसकी पैकेजिंग भी खोल ली उसने और उसमें उसने पिक्चर ले ली, इस हम्म। वजह से वो यूज में आ गया। तो आप उसको, उसकी पिक्चर डिलीट करके आप उसको दोबारा से सेल कर सकते हैं। तो अच्छा, वो सेल तो अब न्यू में होगा। तो इसका मतलब अब कई हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर वहाँ पे कमेंट लिखा होता है कि लेट चली गई या कस्टमर को पसंद नहीं आई या उसको चाहिए नहीं थी या उसको कोई और प्राइस अच्छी मिल गई किसी और साइट से, इस हम्म। तरह की लिखी होती हैं वहाँ पे।
और वो हमारी चली जाती है अनफुलफिलेबल में, और है भी हाई टिकट, $78 की हमारी कॉस्ट है। तो अब हम उसको इस तरह से कर सकते हैं कि अब जब कस्टमर उसने तो अनफुलफिलेबल अमेज़न के पास आ गई, उसको अपने पास वापस वेयरहाउस मंगवा के, अब उसकी जो पैकेजिंग है, अब वो तो हमारी पैकेजिंग तो कस्टमर ने वैसे ही उसकी खोल दी, या हम हाँ उसकी अब हाँ न्यू पैकेजिंग खुद से कर दें, क्योंकि जब हम कोई बंडलिंग करवाते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, पैकेजिंग तो सिर्फ़ उसकी ब्रांड की होती है, वो तो खत्म हो ही जाती है एक लिहाज से। हम अपनी पैकेजिंग में उसको शेप दे देते हैं। तो हम उसको इस तरह से कर सकते हैं फिर कि हम उसको बबल रैप या नहीं कोई भी अपनी हमारा पैकेजिंग करवा के दोबारा से उसको अमेज़न। देखो हमारी जो पैकेजिंग होती है ना, ऐसा तो नहीं होता जो ओरिजिनल, जब हम रैप करवा रहे होते हैं ऐसा तो नहीं होता कि जो ओरिजिनल पैकेजिंग है वो बिल्कुल डिफॉर्म हो जाती है या बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। इन मोस्ट केसेस अगर बंडल नहीं बन रहा है तो हमने सिर्फ लेबलिंग ही करनी होती है, अनलेस हाँ प्रोडक्ट जी, इस नहीं किस्म तो की है कि तुम्हें उसको बबल रैप करना पड़ता है। बबल रैप में हाँ ये पॉसिबल है, बबल रैप अगर एक ऊपर एक लेयर लग जाए तो अंदर की प्रोडक्ट नहीं दिख रही होती। लेकिन अगर श्रिंक रैप हुआ है वो सिर्फ, तो श्रिंक रैप के ऊपर हुँ, तो जो अंदर के पैकेज है, जो भी डब्बा वगैरह, वो तो साफ दिख रहा होता है। तो कभी भी पैकेजिंग तो चेंज नहीं होती। मसला ये है अगर तुम राइट। वो अच्छा, इन्वेंट्री वापसी मंगवा के उसको रीपैक भी कर लेते हो तो वो ओरिजिनल पैकेजिंग के ऊपर तो नहीं जाएगी। यहाँ से एक नया मसला खड़ा हो जाएगा, अगर कस्टमर पहले भी वो प्रोडक्ट को मंगवा चुका है वो तो इस पे भी रिटर्न कर सकते हैं, तो ओरिजिनल पैकेजिंग में भी नहीं आई और इसको एज अ न्यू कंडीशन भेजा है इसने। सही। तो ये अमेज़न ने अपनी पॉलिसी में तो ये लिखा हुआ है कि वो इस केस में अनफुलफिलेबल है, क्योंकि उसके अंदर वो यूज़ होने का पिक्चर, उसके अंदर पिक्चर थी, ये एग्ज़ाम्पल दी हुई है अमेज़न ने खुद। वो अनफुलफिलेबल है, पिक्चर डिलीट करके उसको दोबारा से सेल कर सकते हो एज़ अ न्यू। तो आप यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, उसको हम फिर किस तरह से सेल करेंगे? उसकी पैकेजिंग उसको हम किस तरह से लेकर चलेंगे सेल करने के लिए, या वो हम उसको यूज़ में सेल करेंगे? या इसको, क्योंकि अब वो है भी हाई टिकट, तो वो काफ़ी उसके अंदर उस तरह हम बल्कि ब्रेक इवन से भी नीचे चले जाते हैं अगर हम उसको अभी अभी तक हम लेकर अच्छा नहीं गए। अभी हम अब आपसे पूछना ही चाह रहे थे इतने दिन से कि आपका सेशन हो, उसको किस तरह से लेकर चलें अब हम? अच्छा, तुम एक काम करो, ये ये जो ये वाला लिंक जो है ना, ये लिंक हुँ, प्लीज हुँ। मुझे जरा सेंड करो, क्योंकि ये मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। तो अब चूंकि मेरी नज़रों से नहीं गुजरा, इसलिए मैं तुम्हें इसका कंफर्म आंसर नहीं दे सकता कि ऐसा ना हो कि कोई मैं तुम्हें गलत बता दूं और तुम्हारा एंड पे मसला आ जाए इस पे। इसलिए ये तुम पहले मुझे सेंड करो, और अगर कोशिश यहाँ पर नहीं सेंड कर सकते तो मुझे फेसबुक के ऊपर सेंड कर दो। तुम कौन से बैच के हो? चलें, ठीक है। सर मैं बैच का तो नहीं, इस तरह ही कह लें कि हमारे साथ इन्वेस्टर हैं, उन्होंने हमें ये हम पे इन्वेस्ट किया हुआ है पीएल, तो अ, हम ही उसको मैनेज कर रहे हैं। तो मैं उनकी मेरे पास उनके बीसी पोर्टल है, तो मैं वहाँ से आपको भेज दूँगा। अच्छा चलो सही है, ठीक है, मुझे भेज दो, मैं देख के तुम्हें कोशिश करूंगा वहीं पर ही बता दूं, वरना फिर अगले सेशन में बता दूंगा नेक्स्ट वीक। चलें, ओके सर, शुक्रिया बहुत-बहुत। चलो, यही मेरा नो क्वेश्चन था, प्रॉब्लम। बाकी क्लियर हो गया। ओके सर, ठीक है, ओके, नो अल्लाह प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अहमद थे। सलमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सलमान। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मुझे एक कल मिनट एक एक मिनट एक मिनट डिस्ट्रीब्यूटर एक ने मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, माइक को थोड़ा सा दूर करो। अब ठीक है। हाँ अब सही, अब बताओ। हाँ, अच्छा सर मुझे कल एक डिस्ट्रीब्यूटर ने लिस्ट भेजा है, उसने वहां पर 3 रिक्वायरमेंट्स पूछी ना, एक बिजनेस लाइसेंस नंबर, दूसरा सेल्स टैक्स नंबर और तीसरा जो है तो रीसेलर सर्टिफिकेट नंबर। तो हम्म। बिजनेस लाइसेंस में तो मैंने ईआईएन नंबर दे दिया ना। बिजनेस लाइसेंस बहुत सारी स्टेट्स में अलग अलग से एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको बिजनेस लाइसेंस कहते हैं। ये टेक्सास हमारी एलएलसी जो है क्लाइंट की वो टेक्सास में। टेक्सास के अंदर भी बिजनेस लाइसेंस अलग डॉक्यूमेंट आता है। अच्छा वो सेल्स टैक्स के साथ जो डॉक्यूमेंट होता है वो नहीं होता? नहीं नहीं, बिजनेस लाइसेंस अलग होता है। अच्छा अच्छा, और सर ये सेल्स टैक्स और ये सेल्स सर्टिफिकेट ये दोनों अलग होते हैं या नहीं, ये सेम ही होते हैं? अच्छा, अब रीसेल सर्टिफिकेट और सेल्स टैक्स परमिट जो है, ये दोनों मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, ज्यादातर स्टेट्स में अलग अलग हैं ये, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट्स अच्छा ऐसी हैं जहाँ पर इन दोनों को एक ही किया जाता है। लेकिन अब तुम टेक्सास में हो तो टेक्सास में रीसेल सर्टिफिकेट और सेल्स टैक्स परमिट दोनों अलग होते हैं। तुम्हें सेल्स टैक्स परमिट मिलेगा। परमिट एक रेक्टेंगुलर शेप का एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। जी जी उसके अंदर सेल्स टैक्स की आईडी लिखी हुई होती है, और जी जी। सेल्स टैक्स और रीसेल सर्टिफिकेट जो है वो आई थिंक फॉर्म 2 या फॉर्म 88 या बी समथिंग इस कुछ इस किस्म का होता है। वो 2 पेजों का होता है, पर्पल कलर की उसकी फील्ड्स होती है।
उसके अंदर हमसे पहले पेज को यूज करते हैं, तो उसमें पहले पेज को यूज करो और तुम उसके अंदर वो डाल दो, ये जो सेल्स टैक्स का आईडी तुम्हें परमिट के अंदर लिखी है ना, वो निकाल के उसके अंदर डालते हो, वरना फिर वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो दोनों अलग अलग नहीं डॉक्यूमेंट है। मैं समझा नहीं सर, मैं सेल्स टैक्स वो तो वहां पर शो होता है ना, सेल्स टैक्स नंबर, एक डॉक्यूमेंट मुझे क्लाइंट ने भेजी, तो वो मैं सेल्स टैक्स परमिट में डालूंगा ना? नहीं नहीं, सेल्स टैक्स परमिट में नहीं डालोगे। सेल्स टैक्स परमिट ही वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर असल में सेल्स टैक्स की आईडी लिखी हुई होती है, ठीक है। रीसेल सर्टिफिकेट एक फॉर्म होता है जो कि खाली होता है, मतलब उसके अंदर फील्ड्स दी हुई होती है लेकिन वो उसके अंदर लिखने की जगह होती है। वो तुम एक काम करो, अभी गूगल करोगे ना से टेक्सास रीसेल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट तुम्हें दिख जाएगा, वो पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करो, उसके अंदर एक फील्ड दी हुई होती है टैक्स आईडी की। ये जो सेल्स टैक्स अच्छा परमिट है ना, इसके ऊपर वो सेल्स टैक्स आईडी जो दी हुई आईडी तुमने वो उठानी है और रीसेल सर्टिफिकेट पे डालनी है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है सर, थैंक यू। चलो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी ताहिर, अच्छा जी, the efforts we make अस्सलाम in वालेकुम। PPC for peer, walaikum assalam, for PPC is the same for wholesale or PPC for wholesale is easy in compared to PL? अच्छा जी, PL एक मिनट ताहिर भाई, क्वेश्चन ये है the efforts we make in PPC for PL is the same for wholesale or PPC for wholesale is easy as compared to PL? अच्छा, इस क्वेश्चन के पीछे हम आई थिंक अजम्पशन ये है कि होलसेल कुछ अलग चीज होती है और पीएल कुछ अलग चीज होती है, ठीक है। और या चूंकि वो अलग चीज होती है इसलिए हो सकता है कि पीपीसी भी दोनों की अलग तरीके से चलती है, ठीक है। ऐसा है नहीं, Amazon के लिए पीपीसी और होलसेल बराबर है। आई मीन Amazon के लिए प्राइवेट लेवल और होलसेल बराबर, उसको नहीं पता कि आप पीएल कर रहे हैं ये कर रहे हैं। ये हमने अपनी तरफ से चीजें डिफाइन की हुई कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हम होलसेल कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, ये सब हमारी डिफाइंड है। तो पीपीसी तो बस एक प्रोडक्ट के ऊपर चलती है। होलसेल में की प्रोडक्ट और पीएल की प्रोडक्ट में फर्क सिर्फ इतना है, पीएल के ऊपर तो आप किसी वक्त भी चला सकते हो, होलसेल के ऊपर आप पीपीसी चलाते हो, कभी कभी केसेस ऐसे होते हैं चलानी पड़ती है, लेकिन अगर चलाओगे तो आपको बाय बॉक्स या आपकी ऑफर जो है स्पॉन्सर्ड वो सिर्फ उसी वक्त शो होती है कस्टमर्स को जब बाय बॉक्स आपके पास होता है। लोगों को कंफ्यूजन ये है कि अगर मेरे पास बाय बॉक्स नहीं आ रहा ना तो चलो पीपीसी रन कर देते हैं, सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। सेल्स आपकी तो आएंगी ही उसी वक्त जब आपके पास बाय बॉक्स है, तो बाय बॉक्स तो पहले भी लेना पड़ेगा आपको, तो सॉर्ट ऑफ यूजलेस हो जाती है इस तरीके से देखा जाए तो। अच्छा ताहिर आप बताओ। हाँ सॉरी। जी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तलाल भाई, अस्सलाम। हाँ जी, हाँ जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तलाल भाई, ऐसे कि एक आपका लास्ट सेशन था, उसमें आपसे हम्म बात हुई थी मेरी, तो मैंने आपसे ये हम्म पूछा था कि मैं होलसेल के पोर्टल पे प्रोडक्ट अपनी सबमिट कर सकता हूँ, आपने कहा कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि हम्म मैं बीसी किंडल से हूँ, तो मैंने बीसी हम्म। स्पोर्ट से, बीसी किंडल, हाँ हाँ मैं समझ गया। तो बीसी स्पोर्ट से मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे ये होलसेल का ये पोर्टल की एक्सेस दे दें। उन्होंने कहा कि ये आपको नहीं दे सकते, ये सिर्फ पीएल वालों के लिए है। तो हाँ ठीक है। ये रिस्ट्रिक्टेड है इसी तरह, ये हमें मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो कोई रास्ता बता दें। अच्छा एक मिनट रुको, जी जी ऐसा करता हूँ, आई थिंक शायद वो बूट कैम्प सपोर्ट वाले अभी बैठे हुए हैं, सामने ही बैठे हुए, रुक जाओ मैं पूछ के तुम्हें कंफर्म कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ जी बस। जी जी, जरूर जरूर। अच्छा भाई आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही। अच्छा भाई सॉरी, वो लोग उठ चुके हैं तो अब मैं अभी फौरन कंफर्म ही नहीं कर सकता। तो चलिए कोई बात नहीं। खैर बूट कैंप जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ ये है
पोर्टल जो है वो वैसे तो पोर्टल तो सबके लिए है, लेकिन पोर्टल के अंदर अब ये डिस्टिंग्विश कर दिया गया है कि जो पीएल का है उसे पीएल की चीजें मिलेंगी, और जो होलसेल का तो बल्कि डायरेक्ट एडमिशन ही नहीं है ना बूट कैंप का। जी जी लेकिन किंडल वाले जो हैं उनको जो सपोर्ट है ना वो सिर्फ किंडल की मिल रही है। आप मेरे ख्याल से आप Amazon प्राइवेट लेवल लॉन्च नहीं कर सकते ना, आपके पोर्टल पे एक्सेस नहीं है उसका। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ, तो इसी ये एग्जैक्टली वही वाली बात है, इसी वजह से होलसेल का भी आपके पास एक्सेस नहीं है। वो आपको इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि आपने किंडल के लिए अप्लाई किया। तो लेकिन किंडल का जो आप जैसे पोर्टल है ना वो बाकी किसी और को नहीं मिल सकता। हाँ जी ऐसे ही है। तो ऐसे ना जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसके अंदर एक क्लास था कि यू कैन ज्वाइन टू इनकम स्ट्रीम्स इन यू कैन ज्वाइन टू इनकम स्ट्रीम इन एन एडमिशन। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट, जो बीसी का कॉन्ट्रैक्ट था, साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर था कि आप 2 इनकम स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने बीसी स्पोर्ट्स से वाले से रब्ता किया तो वो कहते ये टाइपो मिस्टेक है, आप नहीं कर सकते, आप एक ही में इनकम स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं, आप बीसी के अंदर में उसी में रहें। तो बाकी ग्रुप में कुछ जो मेंबर्स हैं उनसे बात हुई तो वो एक तो मेंबर ऐसे मिला मुझे जो पीएल भी लॉन्च कर चुका है और पीएल के बाद अब किंडल भी लॉन्च कर रहा है। तो वो एक ही एडमिशन में ये काम कर रहे हैं। तो वो स्पोर्ट वाले कहते हैं नहीं है, आपको अलाउ ही नहीं है, आपको कहते ये टाइप ऑफ मिस्टेक थी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा देखो मैं इसलिए अगर ये पॉइंट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस पॉइंट के अंदर अगर मुझे होलसेल के पोर्टल की एक्सेस मिल जाए तो वेल एंड गुड। सही देखो ऐसा है कि हर साल ही ना क्योंकि जैसे इंटेक्स आने लगते हैं ना तो पॉलिसीज जो है वो दोबारा से थिंकिंग टेबल पे रख दी जाती है, ठीक, कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है कि हमारी जो टीम है, अब जैसे बीसी सपोर्ट वाले, मुझे पर्सनली बीसी सपोर्ट का पता है क्योंकि यहाँ मेरे साथ ही बैठते हैं लोग सब मोस्टली, तो बहुत बिजी होते हैं लोग, बेचारों के पास सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। तो जब टीम बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाएगी ना तो फिर ऑब्वियसली किसी ना किसी तरीके से ऐसी चीजें जिसकी वजह से ज्यादा काम बढ़ रहा है लेकिन उसकी कोई खास वैल्यू भी नहीं आ रही है फॉर द टाइम बिंग, तो ऐसी चीजों को रिमूव कर दिया जाता है। तो और आपको पता है सनी भाई भी ऐसी ही हैं, वो तो बादशाह आदमी है, वो तो सबको चीजें, वो तो बिलीव ही उनके यही है कि सबको बांटना है, तो वो उसकी वजह से थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि शुरू में ऐलान हुआ हो लेकिन एंड में जब वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि सनी भाई जब बात मोस्टली बात कर रहे होते हैं उस वक्त वो आइडिया होता है, उसका वो फाइनल नहीं हुआ होता है, तो वो तो फिर टीम भी बैठ के डिसाइड करती है फाइनल। तो खैर चेंजेस हो गई होंगी। जहां तक तुम उस बंदे की बात कर रहे हो जिसने किंडल को लॉन्च किया, उससे कंफर्म कर दो तुम कि उसने किंडल सपोर्ट पे लॉन्च नहीं की होगी। पीपीसी तो हमारी वो पीएल तो हमारी सपोर्ट से लॉन्च की होगी, किंडल उसने खुद ही लॉन्च कर दी होगी। चलिए मैं कंफर्म कर लूंगा। तो वैसे तो लाल भाई ऐसे है कि ये होलसेल का तो प्रॉपर एडमिशन भी नहीं होता, तो ये एक तरह से क्या है ना कि पीएल के लिए कम्प्लीमेंट्री ये सर्विस है। तो ये अगर थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया जाए तो ज्यादा पे बर्डन तो नहीं बनेगा। जिस तरह हम किंडल, मैं इस तरह कर रहा हूँ कि मैं किंडल हूँ तो किंडल से हूँ, तो मुझे अगर पोर्टल का एक्सेस इस तरह मिल जाए तो ऐसा मेरा ख्याल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा देखो तुम ये सजेस्ट कर सकते हो, हाँ ओल्ड बीसी स्टूडेंट्स को थी ऑफर, तुम जो ना इसको एज सजेशन जो है वो बीसी सपोर्ट पे दे सकते हो। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है देखो, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद हो सकता है कि हम पल खैर अभी ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज ये है कि देखो होलसेल करने के लिए ना तुम्हें पोर्टल की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पीएल वाला माइंडसेट असल में बना हुआ है ना कि यार अप्रूव करवानी है प्रोडक्ट, और उसका माइंडसेट ये है कि अच्छा खासा हमारा बजट स्पेंड हो रहा होता है पीएल के ऊपर, हम इसी वजह से उसके ऊपर अप्रूवल ले रहे होते हैं, वही सनी भाई अप्रूव करते हैं क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस है, ताकि हमारे चांसेस रिड्यूस हो जाएं फेल होने के, यही वजह होती है। लेकिन पीएल के वो होलसेल के अंदर ना ये चक्कर नहीं है, होलसेल के अंदर प्रोडक्ट को आप खुद ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो पोर्टल है जो अभी हमारा ऑनलाइन, ये मैंने ही बनवाया था सारा, लेकिन मैंने भी उसके ऊपर हकीकत में प्रोडक्ट अपलोड नहीं की। उसकी वजह ये कि प्रोडक्ट को अप्रूव करना और रिजेक्ट करना बहुत ईजी है,
आपने सिर्फ रूल्स को समझने हैं होलसेल के, और आपको इतनी मेहनत भी नहीं, क्योंकि इस पोर्टल पे प्रोडक्ट को अपलोड करना बहुत काम है, काफी मेहनत लगती है, बहुत सारी चीजों का डाटा निकाल के डालना पड़ता है। तो अगर आप वो चीजों को खुद ही समझ लोगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि खुद समझ लो, चलो ठीक है। पोर्टल में मत जाओ। हाँ जी, नहीं पॉइंट आपका मुझे समझ आ गया बिल्कुल ऐसी। वो इसका क्राइटेरिया तो बहुत इजी है, जो प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत इजी है। बाकी पीएल के अंदर तो बहुत ज़्यादा रिस्की काम है ना, तो इस वजह से होता है ये मामला कि बंदा कहता है कि चलो मुझे एक अप्रूवल मिल जाए तो इस हवाले से मैं इस तरह लेके चलूँ, तो ठीक है इस हवाले से। बाकी ये है कि ये वो होलसेल के हवाले से मैंने आपसे डिस्कस करना था कि मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ कैनेडियन मार्केट में। तो वहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, कोई अच्छी प्रोडक्ट मिलती है, तो मोस्ट ऑफ द सेलर्स एफएम कर रहे होते हैं। तो वो जो परसेप्शन मेरी ये है कि वो एफएम करने वाले ज़्यादातर फिजिकल स्टोर रखते हैं जो अपने स्टोर से एफएम कर रहे हैं। तो एफबीए जो है सेलर बहुत कम मिलते हैं जो एक अच्छी सेलेबल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। और उनमें से भी जो एफबीए होते हैं वो ज़्यादातर एफबीए यूएस से कर रहे होते हैं। तो इस प्रोडक्ट का सिनेरियो थोड़ा समझा सकते हैं कि ये ऐसी प्रोडक्ट है को लेके चला जा सकता है या नहीं? देखो, जब कभी भी तुम किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाओ जिसके अंदर मोस्टली एफबीएम के सेलर सेल कर रहे हो, तो सबसे पहले हम कीपा की हिस्ट्री में जाके ये चेक करते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट को पहले कभी एफबीए वाले ने सेल किया है। अगर एफबीए वाला पहले सेल कर रहा था तो फिर जरा ना आपके दिल को तसल्ली आ सकती है कि हाँ जी कोई मसला नहीं है, इस प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक, अगर अच्छा दूसरी बात, अगर तुम्हें एफबीए नहीं दिखता तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोई एफबीए नहीं करना चाहता इसको। वो क्या हो सकती है? हो सकता है प्रोडक्ट बड़ी तो वेट बहुत ज्यादा हो सकता है एफबीए की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो, मार्जिन ही ना बच रहे हो, जिसकी वजह से वो लोग उठा के उसको एफबीएम करना शुरू हो गए। ऐसी कुछ चीजें और होती हैं, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जिसकी बेसिस के ऊपर दूसरे लोग उसको नहीं कर रहे। एक चीज ये, एक पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट ये है कि यूएई जैसी मार्केट है, ऐसी मार्केट जो अनट्रेडिशनल है। अनट्रेडिशनल मार्केट प्लेस वो होती है जहां पे टूल्स वर्क नहीं कर रहे होते। जैसे कीपा है, कीपा यूएई में वर्क नहीं करता, लेकिन कीपा यूएसए और वो 7-8 मार्केट प्लेसेस में वर्क करता है। ऐसी जगह जहाँ कीपा वर्क नहीं करता ना, वो अनट्रेडिशनल है। तो हमारे पास हिस्ट्री मालूम करने का कोई तरीका नहीं होता, ये चेक करने का कोई तरीका नहीं है कि पहले इसका बीएसआर क्या था या पहले इसकी प्राइस क्या थी। जब भी कोई मार्केट प्लेस छोटी हो या बड़ी हो ना, अमेज़न के अंदर ये ट्रेंड रहा है क्योंकि लोग ना उसको एफबीएम कर रहे होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को। तुम इसको यूएई में देखो, एफबीए लोग कम कर रहे हैं। एफबीए जो कर रहे हैं मोस्टली वो वही है जो एमपीएल लॉन्च करके बैठे हैं। मोस्टली ज्यादातर लोग ना एफबीएम कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? मार्केट अभी छोटी है। जब मार्केट छोटी होगी तो तुम्हें सप्लायर्स कम मिलेंगे। तुम्हें ये नहीं पता कौन सी प्रोडक्ट बिकती है कौन सी नहीं बिकती है, इसके अगेंस्ट सप्लायर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कनाडा में तो मोस्टली काम भी लोग इसी तरीके से नोट आउट कर रहे होते हैं कि यूएसए का सामान बिक रहा होता है। ऐसी अब जो सेलर्स यूएसए में बैठे हुए हैं वो बॉर्डर से ना करीब है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, एफबीएम पॉसिबल है। वो प्रॉब्लम तो हो सकता है कि यूएसए से वो या कनाडा के अंदर एक सेलर बेच रहा है और यूके के अंदर से कोई बंदा एफबीएम करना शुरू हो जाए। हाँ, अब कंसर्निंग बात है कि भाई ऐसा क्या मसला है जो इतनी दूर से उसको कर रहा है वो। ठीक, तो प्रोडक्ट के अंदर ही कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं, बस उसको फिगर आउट करना है तुमने और फिर उस हिसाब से डील करना है। अगर पहले एफबीए वाला सेल कर रहा था तो तुम भी सेल कर सकते हो एज लॉन्ग एज तुम्हारे पास मार्जिन बच रहा है। जी। अच्छा, रजी भाई ने एक पुराना सेशन था, उसके अंदर एक टेम्पलेट था जिसके अंदर ये सारी कैलकुलेशन थी। वो टेम्पलेट मुझे मिला नहीं है, काइंडली आप शेयर कर सकते हैं कि टेम्पलेट वो कैलकुलेशन वाला? जी बिल्कुल, उसमें अंदर एफबीए कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट। हाँ, मैं बताता हूँ, यूं करो। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि कौन से ग्रुप में, लेकिन इधर एक्सट्रीम कॉमर्स का जो मेन ग्रुप है ना फेसबुक का, इधर वो है या बूट कैंप का ग्रुप है। दोनों में जाओ, एक एक करके चेक कर लेना। फाइल्स का सेक्शन बना होता है फेसबुक के ग्रुप के अंदर, पता है ना? जी बिल्कुल, है ना? बस फाइल्स के सेक्शन में जाना और रजी भाई ने जो फाइलें अपलोड की है ना, उसके अंदर से लास्ट
जो सबसे लास्ट मेरे ख्याल से जो रजी भाई ने फाइल अपलोड की ना वो है ही वही। जी जी सही सही। तो उसके अंदर से वो जो भी कैलकुलेशन की शीट लिखा होगा उसको पर उसको डाउनलोड कर लेना, वही वाली फाइल आ जाएगी जो वीडियो के अंदर दिखाई है। जी जी ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा बाकी ये लास्ट टाइम भी हाँ। मैंने शायद आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये क्लाइंट, जो मेरे क्लाइंट हैं वो कनाडा से हैं। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी मिल जाती है जो FBM ना सी, FBM भी अच्छी है, फिजिबल है FBM के लिए, तो ये वहाँ से FBM क्लाइंट कर सकता है ना, इजी है? FBA FBM 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 कर सकता है एज लॉन्ग एज वो खुद वहां पर मौजूद है तो। हाँ जी खुद ही मौजूद है। हाँ हाँ और टेंशन ही नहीं है, पे कर सकते हैं। बाकी इसके लिए आप सजेस्ट क्या करते हैं कि ठीक है कैनेडियन मार्केट कोई कुछ प्रोडक्ट्स अच्छी मिल जाए तो काम चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। कनाडा के ऊपर बहुत अच्छे कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ इनफैक्ट जी वो अभी एक साहब बैठे हुए भी थे, आप सेशन अटेंड कर रहे थे, अब वो जा चुके हैं। उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कनाडा में काम करने का। उनका नाम क्या है? तौसीफ 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 साहब। महबूब। ठीक हाँ, है। जो डिप्लोमा ट्रैक पढ़ा रहे हैं जी जी सही वो। सही। चलो ठीक है तनाल भाई, चलो बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, एहसन कुरैशी। अस्सलाम ओ वालेकुम। एहसान कादरी, ओहो जी सॉरी। जी जी हाँ चलो बताओ। जी ये तलाल भाई, मैं एक्चुअली यूके में होता हूँ और यूके में हम लोग होलसेल भी कर रहे हैं। तो रिसेंटली मुझे तकरीबन 6-7 मंथ्स हो गए हैं और मेरी टीम ऑब्वियसली पाकिस्तान से जो VAs हैं वो कांटेक्ट करते हैं, और हम लोग का ये अभी तक प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स वगैरह आते हैं और रिलेशनशिप्स भी बने हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली एक ऐसा, ऑल्दो और बजट भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हम है, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो लेकिन इसमें हमें प्रॉब्लम मुझे क्या आ रहा है कि कंसिस्टेंसी मुझे फील नहीं हो रही है होलसेल में। कि लाइक हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं या 3-4-5 से हमारे रिलेशनशिप्स हो गए हैं डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स में, लेकिन हमें ये होता है कि वो लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि डिफरेंट कि अच्छा आप इसके स्पेशलिस्ट हैं कि नहीं, आपकी लोकल शॉप है कि प्रेजेंस है कि नहीं है। तो इससे हम लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जो कि रिकमेंडेड है वो बिल्ड नहीं कर पा रहे। तो इस सिलसिले में क्या एडवाइस है, क्योंकि एक किसी से हमने लेट से 1000 पाउंड 2000 पाउंड की एक चीज प्रोडक्ट ले ली, फिर वो हमने सेल करनी शुरू कर दिया, अच्छा हो गया, लेकिन एक कंसिस्टेंटली जो एक व्यू था कि लेट से अगर हम फॉर एग्जांपल 10,000 अगर हमने डिप्लॉय कर दिया लेट से इन टर्म्स ऑफ बजट, तो कंसिस्टेंटली ऐसा हो रहा हो कि वो एक साइकिल चल रही हो, और अगर हमारे 10% to 15% के मार्जिन हो तो 1000-1500 हमारे आ रहे हो रेगुलरली। एक कंसिस्टेंसी उसमें नहीं बिल्ड हो पा रही है, और दूसरा रिलेशनशिप्स में हर कोई ये बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एक्चुअली ब्रांड ये बोलती है कि हम लोग आपसे डायरेक्ट नहीं खेलेंगे, या तो वो ये रीज़न लगाते हैं कि हम अमेजोन और ऑनलाइन के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे, या फिर वो बोलते हैं कि जना आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके मार्जिन नहीं निकल पाते, जो निकलते भी हैं वो फिर ये कि आप उनके पास कभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती, सप्लायर के पास आउट ऑफ स्टॉक होता है। तो ये सारे इश्यूज क्या ये नॉर्मल है, या ये हमें इसमें कोई और टेक्निक सोचनी पड़ेगी? लाइक 7 मंथ्स हो चुके हैं हमारे, और चीजें चल रही हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी अभी तक नहीं आ पा रही है, तो इसमें आपकी क्या सजेशन होगी? अच्छा जी ठीक है। तो जितने भी आपने प्रॉब्लम बताए ये सब नॉर्मल है, पहली बात। ठीक, अच्छा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, 7 महीने के अंदर अगर आपका इस वक्त रेवेन्यू कितना है? लाइक रेवेन्यू हमारा ओवरऑल अगर आप देखें तो तकरीबन मेरा अप्रोक्सीमेटली 3-4 thousand है रेवेन्यू हर ओवरऑल महीने का? अभी तक के। नहीं, हर महीने का नहीं, बेसिकली हर महीने की जो कैलकुलेशन है वो ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि सम टाइम बेसिकली जो हमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अमेजोन से जो पे आउट आता है, किसी महीने वो 1400 आ रहा है, किसी महीने 1200, किसी तो, और वो एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं हो पाता, क्योंकि सम वो अपने पास क्रेडिट में रख लेता है और थोड़ा वो देता है, तो एग्जैक्ट हमें ये KPIs भी मैनेज नहीं हो पा रही कि जना क्या परफॉर्मेंस, और पूरी परफॉर्मेंस भी ट्रैक नहीं हो पाती उस तरीके से, लेकिन जनरली मैं आपने उसको अगर लेता हूँ। हाँ
आपने एक सॉफ्टवेयर है जिसको कहते हैं सेलर बोर्ड, उसका नाम सुना है? जी मैंने लगाया था सेलर बोर्ड पहले, लेकिन उससे कुछ चीजें सही तरह से ट्रैक नहीं हो रही थी, तो फिर मैं जनरली जो ना इसको यूज कर रहा था, जो अमेजोन का जो मेन रिपोर्ट्स होती है ना, डिफरेंट मंथली रिपोर्ट से वो जनरेट करता है। प्लीज सेलर बोर्ड को यूज करें ताकि आपको पता चले महीने में कितनी आपकी सेल्स आ रही है नहीं आ रही। सेलर बोर्ड का आपको ट्यूटोरियल बहुत इजीली मिल जाएगी, वीबीसी के अंदर भी हैं कुछ, बाकी आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। उनका अपना एक चैनल है, उसके ना वो बड़े डिटेल से अपनी प्रोडक्ट को उन्होंने बताया हुआ। उसके अलावा दूसरा, सेलर बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर फ्री आपको डेमो वर्जन भी मिल जाता है टेस्ट करने के लिए, उसी के अंदर ही आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एनीवेज, अच्छा अब दूसरी बात, 3 से 7 महीने के अंदर, खैर अब ये डिपेंड करता है रेवेन्यू आप कितना लगा रहे हैं, प्रोडक्ट आपको मिल रही है नहीं मिल रही, लेकिन अगर 7-8 महीने के बाद 7वें महीने, 6ठे या 7वें महीने अगर आपका रेवेन्यू 4 से 5 हजार डॉलर पाउंड बनना शुरू हो गया है तो सही है, नॉर्मल है इतना, बल्कि हो सकता है किसी नहीं, ये से महीने अच्छा का भी नहीं है, हो। माजरत सॉरी, ये महीने का नहीं है। महीने का मेरे जो पे आउट आ रहा है वो 1300-1400 आ रहा है, और अगर किसी महीने लेट से हमारी टीम को कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाई या पुरानी वाली फंसी रह गई, उन्होंने उसी को दोबारा से नहीं किया, तो फिर किसी महीने 800-900 लाइक रेवेन्यू पे आउट बोल रहा हूँ, उसमें से ऑब्वियसली आपको पता ही है मार्जिन तो 10-20% ही आता है। आपने क्या करना है, अब आपने मजीद प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, आपने आपकी टीम ने मजीद प्रोडक्ट्स ढूंढनी है और उनके ऊपर काम करना शुरू करना है। हीरे निकल आते हैं। इनफैक्ट मेरे एक स्टूडेंट है हैंड्स ऑन का, उसने जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो वो क्लासेस के साथ साथ ही उसने जो है, उसका अकाउंट था यूके का, उसने सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो तकरीबन उसने जब क्लासेस एंड हुई तो तकरीबन आई थिंक 3 महीने के अंदर जो है वो हमारों का डिप्लोमा वगैरह एंड हो गया था। उस 3 महीने के अंदर उसका अकाउंट खड़ा हो चुका था, ठीक है। और लास्ट अभी मैंने ये मेरे ख्याल से कोई 5 महीने पहले की बात है, 4 महीने पहले की बात है, तो अभी मैंने लास्ट टाइम उससे पूछा तो उसके अकाउंट का इस वक्त करंट यूके के अंदर रेवेन्यू जो है वो 30,000 क्रॉस कर गया, ठीक है। अच्छा अब वो 30,000 जो इस बात को सिग्निफाई करता है कि ऐसा अगर कोई मुझे ये कहेगा ना कि यूके अच्छी मार्केट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप कहते हैं, मतलब यूजुअली लोग कहते हैं यूके अच्छी मार्केट नहीं है, वहां पे सेल नहीं आती, वहां पे अमेजोन, है, वहां पे ये है मसला, वो नहीं जी, कोई मसला नहीं है। आपको सही से अभी तक अंदाजा नहीं हो पाया कि यूके की मार्केट को किस तरीके लेके चलना है, और ऐसा भी नहीं कि बड़ा कोई स्पेसिफिक तरीका यूके को लेके चलने का, वही नॉर्मल जिस तरीके यूएस में डील करते हैं वैसे इधर भी डील करते हैं। एनीवेज, तो टीम को कहें मजीद प्रोडक्ट्स को ढूंढे, ठीक है, और मुख्तलिफ चीजों को टेस्ट करें, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को टेस्ट करें जल्दी जल्दी। ऐसा नहीं एक प्रोडक्ट ढूंढने के लिए पूरा महीना लगा रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर तो मजा नहीं आएगा। मुख्तलिफ अगर पूरी टीम बैठी हुई है तो उसका मतलब है उन्हें अच्छी खासी प्रोडक्ट्स निकालनी चाहिए फाइनलाइज्ड। आप मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करें, ऐसा नहीं होता कि एक का ऑर्डर प्लेस कर दिया, चलो उसको टेस्ट कर लेते हैं 1 महीने में कितने बिकते हैं, बाद में हम जो ना देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आता है। नहीं, आपको 10 मिल रही है, आप 10 प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना शुरू कर दें। भाई कोई चलेगी कोई नहीं चलेगी, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आप होलसेल कर रहे हैं इसका मतलब ये आपका नुकसान नहीं हो सकता, इन्वेंट्री नहीं बिकेगी, वो आई मीन इन्वेंट्री हर हाल में बिकेगी। भाई ऐसा बिल्कुल टाइम्स आएंगे जब आपकी इन्वेंट्री नहीं बिकेगी, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। वो जो 30,000 की सेल मार रहा है उसके साथ भी ऐसे ही होता है। आपने मुसलसल नए प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते रहना है, जिसमें से जो प्रोडक्ट चलना शुरू हो उसको बल्क में उठा के बाई करके बेचना शुरू कर दे, चले जी हो गया आपका काम। स्ट्रेटेजी इसको फॉलो करें, रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, और जो कंसिस्टेंसी है, देखो कंसिस्टेंसी इसमें है ही नहीं, बिजनेस में कभी कंसिस्टेंसी नहीं होती, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। Q1 है, Q1 के अंदर रेवेन्यू बहुत ऊपर नहीं होते, जनवरी में रेवेन्यू ऊपर रहता है क्योंकि वो Q4 कंटिन्यू हो रहा होता है, यानी उसका बस जो है वो एक कंटिन्यू हो रहा होता है। लेकिन Q1 टुवर्ड्स द मिडिल और टुवर्ड्स द एंड सेल्स रिड्यूस हो जाती हैं, फिर Q2 के अंदर फिर उसके अंदर भी इसी तरीके से ऑलमोस्ट रिड्यूस रहती है, अनलेस सीजनल प्रोडक्ट्स ना जो Q2 वाली हो। सही सेल्स पिकअप होना शुरू होती है Q3 के अंदर से, Q3 के मिड से एंड से पिकअप होती है, और Q4 आपको पता है। ठीक 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 ठीक। तो आपके ख्याल में बेसिकली अगर हमने, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉब्लम हो रहा है जो कि मेरे ख्याल में
टीम लोगों की मिस्टेक है कि वो लोग आई थिंक राइट अमाउंट मतलब प्रोडक्ट्स तो लगाई हैं उन्होंने, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं लगी हुई कि हम ज्यादा टेस्ट कर सकें। और हर महीने हम अगर फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है, हम लेट्स से इवन भाई 3000 की भी आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, बात तो सुनो, जी देखो आप ना जी उनको टास्क दो, टास्क मतलब माइलस्टोन्स तय करो ना। आप ठीक है ऐसे नहीं करो कि सारी बस प्रोडक्ट्स लगाते रहो, नहीं। आप उनको माइलस्टोन ऐसे सेट कर दो, भाई मुझे इस महीने या अगले 15 दिनों के अंदर 20 प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए। मैं सही ये है नहीं कह रहा पॉसिबल है, मैं ये कह रहा हूँ एक आइडिया देने के लिए कह रहा हूँ कि देखो ठीक मुझे सेलर सेंट्रल में 20 प्रोडक्ट्स 15 प्रोडक्ट्स चाहिए, भले से ठीक उसकी 10-10 इन्वेंट्री रखी हुई है वहां पे, लेकिन ठीक मैंने टेस्ट करना है कौन सी प्रोडक्ट चल रही है कौन सी नहीं चल रही। जो प्रोडक्ट ठीक चलना शुरू हो जाएगी हम उसको बल्क में ऑर्डर कर देंगे। लेकिन ठीक तुम्हारे ठीक ठीक पास ऑप्शंस मल्टीपल होने चाहिए। जब ऑप्शंस ही कम होंगे तो फिर ऑब्वियसली फिर कंसिस्टेंसी भी नहीं आएगी। रेवेन्यू तो तुम्हारा अभी बहुत कम है, इसके इतने अरसे में तो अच्छा खासा रेवेन्यू पहुंच जाता है। एग्जैक्टली मैं यही सुनता था लोगों से, लेकिन हुआ ये कि जब मैंने करके देखा तो उसमें इस लेवल पे नहीं आया, तो श्योरली फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत है, तो ये मैं आपसे चेक करना चाहता। अच्छा सही है, चलें ठीक है। मैं अगर आपको मैं वैसे अगर कुछ और क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको फेसबुक पे भी मैसेज कर दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। ओहो सुहेल सुहेल सुहेल, हैंड रेस कर दो दोबारा से। सॉरी हाँ, मैंने तुम्हें गलती से तुम्हारा हैंड डाउन कर दिया। हाँ बताओ सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दलाल भाई, मुझे एक वालेकुम। और बात पूछनी थी कि मेरे क्लाइंट था एक, उन्होंने इन्वेंट्री कहीं और से परचेज कर ली, इनवॉइस कहीं से अरेंज कर ली या टेम्परिंग वगैरह की, कुछ इस तरह से। प्रोडक्ट अच्छी थी, बिकने वाली थी, उन्हें 3-4 दिन वो लिस्टिंग पे रहे, तो उनके अच्छे खासे मतलब के बाय बॉक्स ना मिलने के बावजूद उनके 70-80 पीस निकल गए। उसके बाद उसके किसी कंपेटिटर नहीं, उस उधर और सेलर नहीं, उनकी कंप्लेन वगैरह कुछ कर दी ऑथेंटिसिटी पे, तो हेल्थ वगैरह का इशू आया, तो उन्होंने इन्वेंट्री निकलवाई भी नहीं, वैसे ही छोड़ दी, उधर लिस्टिंग बंद कर दी। लेकिन कुछ पीसीस काफी सारे उनके पास पीछे पड़े हुए थे, कोई 300-400 पीसीस, तो उन्हें दोबारा उधर जाना चाहिए या कैसे निकाल देने चाहिए वो पीसीस? जो तो अमेजोन में पड़े हुए थे 100 पीसीस पड़े हुए थे, 100 के करीब निकल चुके थे, उनके 200 की शायद इन्वेंट्री भेजी थी उन्होंने, तो वो तो ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने, मतलब कि जो हाँ मैं समझ क्लियर गया, करवा। लेकिन अब चूंकि चूंकि अब उन्होंने शुरू से गलत काम किया था तो अब बर्दाश्त करें तो और अल्लाह अल्लाह करें, मुसल्ला बिछा लें। अच्छा, तो दूसरा जो उनकी इन्वेंट्री पीछे वेयर हाउस में पड़ी हुई है 300-400 पीसीस उनसे की, तो उनसे उनसे कह के देखना तुम बुरे बुरे काम का अंजाम बुरा। ठीक है बिल्कुल ये तो ऐसे ही है फिर। चलो खैर, बताओ तुम क्या क्वेश्चन बोल रहे थे। तो पीछे जो 300-400 आइटम उनके पास पीसीस पड़े हुए हैं, तो वो किसी और लिस्टिंग पे रिस्क लें इसको दोबारा करने का, या क्या करें उसका? किसी और लिस्टिंग पे देखो, ये जो अभी तुमने सिनारियो बताया, ये इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है कि उसकी का इधर कोई सेलर मौजूद है जिसने कंप्लेन की है। अब जी जी दैट सेलर ईदर कुड बी द ब्रांड इटसेल्फ, और दैट सेलर could also be a person, yeah, or could also be a supplier or maybe a seller जिसको एक्सक्लूसिविटी मिली गई हो, जी जी या ब्रांड के बड़े क्लोज हो, उसके अच्छे खासे जी यूनिट्स बिकते हो, एक नया सेलर आ गया और उसे ये पता हो कि ये प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ इस सप्लायर के पास से मिलती है और सारी यूनिट्स मैं उठाता हूँ, ये दूसरा जो है इसका मतलब कहीं और से लेकर आया, तो तो ऑथेंटिसिटी इस चेक करवा पे ली उनकी। सेलर वैसे 6-7 थे उस लिस्टिंग पे। तो उसी में कोई ना कोई होगा ना, तो जी जी भाई मैं तो अवॉइड करूंगा इसको, लेकिन अगर अकाउंट से प्यार नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बेच लो। 400 यूनिट का ज्यादा दर्द है। नहीं, सिर्फ अकाउंट की वजह से वो बता रहा था मुझे कि सिर्फ अकाउंट की वजह से उन्होंने वो मतलब कि वापस भी नहीं मंगवाई, यूनिट्स वगैरह छोड़ दिए। तो वैसे दलाल भाई, हम मतलब कि अपना अगर करने जा रहे हैं इस तरह का सीन, तो किसी कुछ लिस्टिंग पे हमें मतलब कहीं से सुनने को जैसे मिल जाता है कि आप सेलर ज्यादा हों या उस पे आप कहीं से भी परचेज करके तो मीटू कर दें, तो कुछ टिप्स इसके बारे में है, देंगे आप कुछ के ऐसी जी जी, लिस्टिंग मेरे पे आप मेरे जा। पास मेरे पास इसकी एक ही टिप है
अल्लाह का वास्ता ऐसा ना करें। मतलब हमें ये अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल इस सिनेरियो से। जी जी, गलत काम को अल्लाह का वास्ता अवॉइड करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो जो पिछले 300-400 पीस है वो निकालने हो तो वो कैसे निकाले जा सकते हैं उनके? कैसे निकाले जा सकते हैं? ईबे के ऊपर बेचे आप वो, हम्म, लिक्विडेशन की वेबसाइट, लिक्विडेशन की सर्विसेज को ढूंढे, वहां पे लिक्विडेट कर दे, कुछ तो पैसे मिल जाए ना उसके अगेंस्ट में। ठीक हो गया। चलें, सही हो गया तलाल भाई। और दूसरा चलो, तलाल भाई, कनाडा में हम सेल्स वगैरह कैसे, कोई टूल है या क्या है जिससे हम सेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं? आई एम नॉट श्योर कि एफबीए टूल किट वहां पे वर्क करता है या नहीं। नहीं, वो नहीं करता। एफबीए टूल किट तुमने चेक किया? जी, दोस्त पास ही बैठा हुआ है, बता रहा है कि नहीं कर रहा हूँ FBA टूल किट। amazon.ca ये रहा। हाँ जी, मार्केट प्लेस सिलेक्टेड अवेलेबल फॉर सब्सक्राइबर्स ओनली। सिर्फ $500 पर मंथ है ये, सिर्फ। ओके ओके, मतलब यही ऑप्शन है या मतलब इसके बहुत अलावा? सस्ता है। नहीं, आप क्योंकि कंपैरेटिवली एफबी टूल किट की जो वो है ना, जो रिजल्ट्स है वो जी, काफी रिलायबल है, ठीक है, इस वजह से। ओके। बाकी लोग जो हैं वो सेलर ऐप का एक एस्टिमेटर एक वेबसाइट के ऊपर आ गया, उसको ट्राई करके देख लो, और जीएस एस्टिमेटर जो है उसको ट्राई करके देख लो, बट इनका डाटा रिलायबल नहीं है। बट देन अगेन, कोई भी टूल रिलायबल नहीं होता, सब एस्टिमेट ही कर रहे होते हैं, तो ट्राई करके देख सकते हो, हम रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। ओके तलाल भाई, चले, सही है, थैंक यू सो मच। चलो, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, उजैर नईम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी उजैर। अच्छा सर, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल जो मुझसे पहले करके गए हैं बात, उनसे रिलेटेड है कि कुछ ब्रांड्स होते हैं जो ओपन होते हैं, और ओपन से मेरी मुराद ये है कि जो बहुत आराम से अकाउंट दे देते हैं, और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे कहीं पे भी मेंशन नहीं होता है कि आप अमेज़न पे सेल नहीं कर सकते या थर्ड पार्टी पे सेल नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो अमेज़न होता है उसकी लिस्टिंग के ऊपर उसके 6 से 7 सेलर बैठे होते हैं जो सेल कर रहे होते हैं। अब अक्सर ऐसा इश्यू आता है कि उनमें कोई एक आधा बड़ा सेलर भी होता है जो एफपीएम कर रहा होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम उसपे लिस्टिंग पे ऐड करते हैं अपनी लिस्टिंग, तो वो जो सेलर है वो हमारे खिलाफ कंप्लेन करते हैं, और अगर ऐसा कंप्लेन का कोई सिनेरियो बनता है तो हमें उसमें क्या स्टेप लेना चाहिए? कि क्या उसमें खाली इन्वेंटरी की रिमूवल ही आखिरी ऑप्शन रह जाएगी हमारे लिए, या हम उससे कोई फाइट इन्वेंटरी बैक की भी कर सकते रिमूवल फाइट बैक कर सकते हो ना, तुमने जिस सप्लायर से खरीदे सप्लायर की रसीद दे दो, फाइट बैक करना शुरू कर दो। हैं? सही से। भाई तुमने तो ऑफिशियल सप्लायर से खरीदा है ना, यस। अ, तुमने कोई काउंटरफीट प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे ना, तुम तो ऑफिशियल बेच रहे हो, तो यस। लड़ने के लिए तैयार रहो, कुछ नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। ठीक हो, ठीक हो। और सर दूसरा क्वेश्चन हम्म, मेरा ये था कि अब कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिन जो मतलब स्मॉल प्राइस प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे अंडर $30, अंडर $25। तो हम्म, उनमें कुछ में मार्जिन तकरीबन फीस वगैरह निकाल के, प्रेप फीस निकाल के $3 या $2 बन रहे होते हैं, कभी कभी इसके करीब हो जाते हैं। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम एफबीएम में भी जा सकें, मगर जब हम इसमें चेक करते हैं, लाइक यूपीएस है उसकी ग्राउंड शिपिंग चेक करते हैं, तो वो $5 से $6 होती है, हालांकि प्रोडक्ट छोटा होता है, स्टिल वो इतनी होती है, और ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी हाँ, करती है। बिल्कुल करती है। तो फिर हम ये किस तरह हो सकता है कि हम एफबीएम के अंदर अगर एफबीएम भी करना चाहें इन्वेंट्री को, तो उसकी मतलब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती प्रोडक्ट का साइज क्या है? है? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, छोटा प्रोडक्ट है, लाइक अंडर 1 पाउंड, और साइड डायमेंशन 10 इंचज के अंडर है। अच्छा, ऐसे टाइम में तो फॉल नहीं करती ना। नो, नहीं ऐसा नहीं, फॉलो नहीं करती, उससे थोड़ी बड़ी है। उससे बड़ी है। तो अब तुम कह रहे हो कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर एफबीएम करते हुए शिपिंग के रेट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स को एफबीए कैसे किया जाए?
नो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब ऐसी प्रोडक्ट जो सी एफबीए अगर हम करते हैं तो हमें $1 से $2 बच रहे हैं, ठीक है। बट जो लिस्टिंग है उसके अंदर कह लें कि 1 या 2 एफबीए सेलर्स हैं, बट 5 से 6 एफबीएम सेलर्स हैं, तो मतलब एफबीएम वालों को कुछ बच रहा है तो ज्यादा है ना वो। तो एफबीएम वालों को कुछ बच रहा है तो ज्यादा, ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूरी तो नहीं है ये। बट सर अगर अगर हम मान लेते हैं, हो सकता है वो लोग ड्रॉप शिप कर रहे हो, तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर ऐसे तो वो ड्रॉप शिपिंग करने वाले कभी भी एफबीए थोड़ी करेंगे, ड्रॉप बट शिपिंग सर तो वो होती है प्राइस एफबीए को में। कम्पीट कर रहे हैं। प्राइस को compete कर रहे हैं, यस सर, जो ठीक बल्क है, प्राइस है, जो तो ड्रॉप शिपिंग वाले भी तो ब्रांड। कर सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि ड्रॉप शिपिंग वाले प्राइस को compete नहीं कर सकते? ड्रॉप शिपिंग वाले भी कर सकते हैं। बट सर वही मैं थोड़ा कह लें ड्रॉप शिपिंग टाइप ही कह लें जानना थोड़ा चाह रहा हूँ कि उसमें हम अगर एफबीएम मतलब हमने बल्क में इन्वेंट्री तो खरीद ली होलसेल रेट पे डिस्काउंट्स पे, बट अब हम उसे एफबीएम करना चाह रहे हैं, बट हमें शिपिंग के अंदर मसले आ रहे हैं कि शिपिंग $5 से $6 तो यूपीएस यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम क्यों करना चाह रहे हो एफबीएम? मार्जिन के लिए। तुम मार्जिन के लिए, और तुमने क्या शिपिंग से कंपनी से जब बात की है तो फिर तुम्हारा मार्जिन नहीं बच रहा? नो सर, उसमें मार्जिन नहीं बचा। तो भाई फिर एफबीए कर लो ना, कुछ तो मार्जिन ले लो। सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तो एफबीएम वाले फिर किस तरह एफबीएम कर रहे हैं। एफबीएम वाले किस तरह एफबीएम कर रहे हैं भाई? मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो ड्रॉप शिपिंग नहीं भी कर रहे और उन्होंने भी अगर रेट मतलब खुद से कर रहे हैं, तो फिर वो जो शिपिंग कंपनी है ना, देखो शिपिंग कंपनी के भी टीयर्स होते हैं। अगर जो ऐसे सेलर जो प्राइमरीली एफबीएम में सेल कर रहे होते हैं, उनके तो दिन के अच्छे खासे ऑर्डर्स वो इन कंपनीज के थ्रू जा रहे होते हैं, तो इनको कस्टम पैकेज ऑफर कर दिया जाता है, ठीक। तो और लेकिन वो सही सही इनिशियली नए सेलर को नहीं मिलता, शुरू से ऐसी डील्स नहीं मिलती। तो सही तुम सही ऐसी प्रोडक्ट शुरू में सिलेक्ट कर लो जिसके अंदर तुम्हें एफबीएम होने के बावजूद मार्जिन बच रहा हो, थोड़ा सा बिजनेस कर लो सही उनके साथ, बाद में जाके डिस्काउंट के लिए अप्लाई कर दो। सही सही सर कुछ बेसिक इन्फो आप दे सकते हैं कि मतलब कितने ऑर्डर्स हो पर डे तो हमें कस्टमर पैकेज मिल नहीं नहीं, सकता है। ये तो यूपीएस ही बताएगा, यूपीएस फेडेक्स वगैरह वही बताएंगे। सही सही, ठीक हो, ठीक। चलो चलिए सर, मेरे इतने सवाल, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मतलब अच्छा जी, तलहा रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह वाह वाह, तुम्हारी आवाज 6 दफा आई है मुझे। वो सर 2 जगह से ज्वाइन किया मैंने, मोबाइल से भी किया बस। अच्छा अच्छा, चलो बताओ। सर बेसिकली पहला सवाल तो मेरा ये है कि सर अभी ना मुझे अपने बायर का एक मैसेज रिसीव हुआ, उस पे उसने ना मेरी कुछ ग्लास प्रोडक्ट थी, तो उसने कहा कि जो है ना ये मुझे जो है ना मतलब ब्रेकेबल कंडीशन में मिली हैं, और जो है ना उसने कहा कि जो है ना पैकेजिंग जो है ना वो इसकी सही नहीं थी। तो जब मैंने तो बेसिकली उसको जो है ना प्रेप सेंटर से जो है ना उसको बबल रैप में करवा के, और जो है ना मतलब लाइक अपनी तरफ से अच्छी पैकेजिंग करवा के उसको जो है ना अमेजोन पे सेंड किया था। अब वो मेरे ख्याल से जो है ना या तो जो है ना वो फिर ड्यूरिंग शिपमेंट, यानी अमेजोन जब ऑर्डर आया है तो वो अमेजोन के वेयर हाउस से और बायर तक जब तक गई हैं, तो वहां पे ड्यूरिंग शिपमेंट जो है ना वो डैमेज हुई है। तो बेसिक क्योंकि अगर तो मेरी तरफ से उसको डैमेज गई थी, तो मैं बेसिकली पूछना ये चाह रहा हूँ कि अमेजोन क्या वहां पे जब ऐसी कोई शिपमेंट रिसीव होती है ड्रॉप टेस्ट करता है? ड्रॉप टेस्ट तो मैंने जो मोस्टली देखा वो तो उसके ऊपर हो रहा होता है, लिक्विड बॉटल्स के ऊपर, यानी ऐसी जो लिक्विड्स होते हैं उनकी बॉटल्स के ऊपर हो रहा होता है, ग्लास मतलब के जैसे ऊपर इतना नहीं होता। अच्छा, क्योंकि सर मेरे ज़हन में ये चीज थी कि अगर तो वो मेरी तरफ से ही डैमेज गई होती तो अमेजोन जो है उसको वैसे ही शिप ना करता ना डैमेज प्रोडक्ट को, वो तो वैसे ही उसको अनफुलफिलेबल में डाल देता, या जो है ना मतलब नहीं क्योंकि नहीं नहीं जब नहीं जरूरी नहीं है वो, उसकी वजह ये अनलेस वो जो पैकेजिंग जो है उस अगर डैमेज हुई है और वो बकायदा विजिबल है, तो फिर तो अमेजोन उसको शिप नहीं करेगा, वो अनफुलफिलेबल में डाल देगा। लेकिन अगर वो जो भी चीज है वो अंदर से टूटी हुई है, लेट्स से बाहर से पैकेजिंग से ही अंदर से टूटी, तो अमेजोन को थोड़ी पता चलेगा।
वो तो कस्टमर को ही पता चलेगा। Amazon हमारा पैकेज थोड़ी ओपन करके चेक करता है कि उसमें प्रोडक्ट सही है या नहीं है, या जो बेच रहे हो वही बेच भी रहे हो या नहीं। ठीक हो गया सर, क्योंकि बेसिकली वैसे मैं उनके वो चेक कर रहा था ना, तो वो सेलर सेंटर से भी वीडियोस वगैरह कुछ देख रहा था, उस पर वो बता रहे थे कि जो है ना आपकी जितनी भी इन्वेंट्री आती है ना, उसमें कोई एक आधे केस पे जो है ना हम ड्रॉप टेस्ट अप्लाई करते हैं, और जो है ना फिर उससे तो इसलिए मेरे ज़हन में ये था कि अगर मेरी तरफ से कुछ गई होती ऐसी इन्वेंट्री, बस मतलब कोई बात लाइक नहीं है, कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन बस ये आप मेक श्योर करना नेक्स्ट इन्वेंट्री अगर तुमने यही प्रोडक्ट सेल करनी है तो जरा प्रेप सर्विस वालों को और कहो कि आप प्लीज इसको और बेहतर कर दें। कोई बात नहीं, ठीक है, होता है। ओके। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि अभी ना एक ब्रांड की अप्रूवल है, तो उसके मैं प्रोडक्ट्स चेक कर रहा हूँ। अब प्रॉफिटेबिलिटी भी मिल रही है और मतलब अप्रूवल भी है मेरे पास, लेकिन सिर्फ मैं जो वहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठ के सेल कर रहे हैं ना, वो 3 से 4 सेलर हैं जिनके जो है ना रिव्यूज है कोई 8,000 10,000 ऐसे रिव्यूज हैं। तो मेरा अभी अकाउंट न्यू है, मेरे अकाउंट पे जो है ना वो हार्डली में 10 भी रिव्यूज नहीं होंगे। तो क्या मुझे ऐसी प्रोडक्ट में जाना चाहिए? अगर मैं चला जाता हूँ मुझे बाय बॉक्स मिलने के चांसेस हैं? नहीं, इस तरीके से मैं नहीं बता सकता। और फिर पोर्टल पे अपलोड कर दूं? हाँ, ठीक हो गया सर। अपलोड करना पड़ेगा ये, यानी जब तक उसका ग्राफ नहीं देखेंगे, चीजें नहीं देखेंगे, नहीं बता सकते। सही हो गया। अच्छा, एक सर लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि मेरी ना अभी एक इन्वेंट्री लाइव थी अमेजोन पे, तो जो है ना वो अमेजोन ने ना मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 25-30 दिन के बाद ना अमेजोन ने वो लिस्टिंग ही वहां से ना रिमूव कर दी ब्रांड की, और ये कह दिया कि ये जो है ना रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का प्रोडक्ट है, तो जो है ना इसको हम अमेजोन पे अलाउ नहीं करते सेल करना। तो ब्रांड से कांटेक्ट किया, ब्रांड ने जो है ना पहले उसने ये कहता रहा कि जो है ना हम अपने एंड पे इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, और उसके फिर जो है ना मजीद 15-20 दिन बाद ब्रांड ने कह दिया कि जी हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो मतलब हम सॉरी, और जो है ना आप अपनी वहां से जाना, वहां से रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करवा लें। अब वो इन्वेंट्री तो ब्रांड को कहो मैं करवा देता हूँ, तुम फिर इन्वेंट्री को वापस कर दो। सर मैंने ये भी कह के देखा, लेकिन उसने जो है ना इसमें कोई मतलब उसने कहा नहीं, हम जो है ना वो वापस नहीं लेते। जो है ना हमारी इसके अलावा अमेजोन के अलावा जो है ना हमारी वैसे भी जो है ना मतलब दूसरे चैनल्स पे और वैसे भी बड़ी सेल है इसकी, तो आप जो है ना वो डिफरेंट चैनल ट्राई कर लें। उसने ऐसे कह के जो है ना वो मतलब अपोलोजाइज कर लिया। उसको कहो कि मेरा, आप जिस डिफरेंट चैनल की बात कर रहे हैं उस डिफरेंट चैनल के ऊपर मुझे शुरू से काम स्टार्ट करना पड़ेगा, और मेरा ये जो अमेजोन जो मेरा चैनल है ये प्रॉपर चैनल है जिसको मैं एक अरसे से यूज कर रहा हूँ, तो अभी इतनी जल्दी उसके ऊपर मैं स्विच नहीं हो सकता। अभी हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है कि हमने फर्दर मार्केट प्लेसेस को या फर्दर चैनल्स को के ऊपर इमीडिएट एक्सपेंड करना है। हमें एक्सपेंड करने में टाइम लगेगा, और जब आप खुद कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट इतनी बहुत बिकती है तो वापस करो, किसी और को बेच देना, वो बेच देगा। मेरे से क्यों बिकवानी है तुमने? ठीक हो गया, यानी उसको फिर ये कांटेक्ट कर लिया जाए। अच्छा सर, वैसे क्योंकि मैंने उसकी ना दोबारा ईबे पे वैसे जाके चेक की थी, तो ईबे पे उसकी जो है ना सेल अच्छी है, यानी ईबे पे सेल हो रहा है, और उसके अलावा जो है ना वो प्रॉफिट पे ही निकल रहा है। तो आप ये रिकमेंड करते हैं कि मतलब फिर उसको ईबे पे भी अगर लिस्ट करके सेल कर लिया जाए? बिल्कुल कर सकते हो। तो सर इसमें जो है ना आगे मजीद 1-2 सवाल हैं कि अब जो है ना ईबे का ना मतलब सुनने में ये आया कि जो है ना जो अगर आपके पुराने अकाउंट है ना उनको ही अपग्रेड करके ना मतलब या उन पे ही सेलिंग स्टार्ट कर ली जाए ना, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो हमारे पास जो है ना एक अकाउंट है ईबे का नॉर्वे का, और लेकिन वो जो है ना अभी मतलब इंडिविजुअल उस पे बना हुआ है, मतलब कंपनी अकाउंट पे नहीं है। तो अगर मैं उससे ही जो है ना मतलब सेल कर लूं उधर वो प्रोडक्ट, तो क्या ये अमेज़न के अकाउंट की बात कर रहे हो या ईबे के? ईबे के। तो तुम भी कर सकते हो सर, लेकिन देखो बात ये, ईबे के ऊपर भी रैंकिंग का चक्कर होता है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि ईबे पे भी रैंकिंग होती है। लोगों को ये लगता है कि ईबे के ऊपर अगर हम, वो मार्केटप्लेस ऐसे चलता है कि बस उठा के लेस कर दो, आ ही जाएगा कभी ना कभी ऑर्डर। ऐसा है नहीं, ईबे पे भी रैंकिंग होती है। तो अगर तुम नए अकाउंट के साथ जा रहे हो और ईबे के ऊपर तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारा जो उसको क्या कहते हैं,
तुम्हारा सेलर अकाउंट जो है वो अभी रैंक नहीं हुआ तो तुम्हें ऑर्डर्स बहुत कम आएंगे। दूसरा ये ईबे की शुरू में नए सेलर्स के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है। वो शुरू में आपको आई थिंक 15 दिनों के बाद कुछ पंगा आता है, फिर 30 दिनों के बाद आता है, फिर सर्टेन अमाउंट तक तुम पहुंचते हो, फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है। हर दफा पे वो अकाउंट सस्पेंड कर देता है और फिर नई नई इन्फॉर्मेशन मांगता है, वो देते हो फिर वो ओपन करता है। तो सर जी बेहतर है किसी ऐसे ईबे वाले से राब्ता कर लो जो लिक्विडेट करता है ईबे के थ्रू। हमारा तो इसका पूरा एक ग्रुप बना हुआ है बूट कैंप के स्टूडेंट। तुम मेन ग्रुप के अंदर जाके ना, मेन नहीं बीसी ग्रुप के अंदर जाके पोस्ट करो, एक लिक्विडेशन का ग्रुप बना हुआ बूट कैंप के स्टूडेंट्स के लिए। तो वो अपनी इन्वेंटरी जो उनकी नई बिक्री होती है ना, वो वहां पे ले जाके बेच सकते हैं। ठीक हो गया सर, सही। अच्छा सर, वैसे ये जो आपने अभी बताया ना कि मतलब नए अकाउंट पे ईबे ऐसी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह डालता है, इसी चीजों से बचने के लिए मैंने आपसे ये पूछा था कि मतलब एक पहला एक नॉर्वे का अकाउंट जो है ना ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर उसके साथ कर लिया जाए तो फिर मतलब लाइक होपफुली फिर शायद ये ऐसी रिस्ट्रिक्शंस ईबे बार बार ना वो करे। तो नॉर्वे का अकाउंट पहले से बना, वो इस पे करंटली सेल हो रहा है या पूरा पहले बना हुआ से बोला? तुम्हारी ये 3 साल पहले बनाया था लेकिन अभी तो सेलिंग नहीं की उसको? नहीं सर, अभी मतलब सेलिंग नहीं उस पर स्टार्ट की। नहीं तो फिर वो जीरो ही काउंट होगा। ठीक हो गया सर। तुमने अकाउंट 500 साल पहले क्यों ना बनाया होता, अगर तुमने उसके ऊपर सेलिंग नहीं की तो वो नया अकाउंट ही काउंट होगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो। तो सर अगर मतलब लाइक अगर से उस पे करता भी हो तो उसको मतलब अपग्रेड करने की जरूरत है एज अ कंपनी अकाउंट उसको बनाऊं, या इंडिविजुअल पे भी जो है ना वो मतलब मेरी सेल अच्छी हो जाएगी और मतलब मैं उसको एज अ इंडिविजुअल सेलर भी अगेन तुम ईबे की बात कर रहे हो है ना? जी जी जी। क्यों ईबे के क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? नहीं फिर भी चलो बता दो। अच्छा, जो उसकी जो रसीद है प्रोडक्ट की, वो कंपनी के नाम पे इंडिविजुअल के? अभी जो मैंने ब्रांड से लिया वो तो कंपनी के नाम पे। तो फिर अगर तुम इंडिविजुअल सेल करते हो और ईबे के ऊपर अपने अकाउंट को सेल करना शुरू करोगे तो ईबे रसीद तो मांगेगा प्रोडक्ट की, शुरू में ऐसा होगा। ठीक है। तो अगर वो इंडिविजुअल के नाम पे अकाउंट जो है वो नहीं, वो रसीद कंपनी के नाम पे है और अकाउंट तुम्हारा इंडिविजुअल के नाम पे है, तो तुम्हें क्या लगता है प्रॉब्लम आएगी या नहीं? तो सर इसमें ऐसे कर सकते हैं क्या, लाइक जैसे लिक्विडेट भी तो हम करते हैं ना, तो अगर कोई एक ऐसी इनवॉइस जनरेट कर ली जाए कि मैंने इस कंपनी से जो है ना वो परचेज किया और ये जो है ना ये उसके ऑथराइज रीसेलर हैं, तो मैंने इनसे लेके और अब मैं बेचना चाह रहा हूँ। अच्छा, ऑथराइज रीसेलर मतलब से ये रसीद चलेगी नहीं। ऑथराइज रीसेलर की रसीद नहीं चलती, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर की रसीद चलती है। ऑथराइज रीसेलर तो रिटेलर हुआ ना, रिटेलर की रसीद ही तो नहीं चल रही होती इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, बस यार लास्ट 2 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद एंड करें। अत्थर रफीक, अत्थर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही सर? वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ, तलाल भाई कुछ स्ट्रेटेजी बताएं। मैं असल में नया हूँ और बूट कैंप का स्टूडेंट हूँ। मैं सीख रहा वीबीसी से, इस तरह मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग सारी चीजें मेरे सर के ऊपर से गुजरी। मेरी शायद उम्र ज्यादा है। आई नीड समबडी, मे बी मुझे कोई वीए चाहिए। इफ यू कैन रिकमेंड समबडी को कि आई कैन, मेरा अकाउंट खुला हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, मैं चूंकि यूके में रहता हूँ तो मुझे ये है कि कोई यूके में मैं जिससे भी बात करता हूँ फेसबुक में, तो वो ये कहते हैं जी यूके इज नॉट रिकमेंडेड, आप यूएस में क्यों नहीं करते? तो व्हाइल आई लिव हियर आई नीड कि भी यहाँ पे क्यों ना मैं अपने आप को बॉटम लाइनर कंसिडर करता हूँ। लाइक आई कैन टॉक विद द पीपल एंड आई कैन अप्रोच द जो सप्लायर्स हैं, उनसे मैं ये ब्रांड्स ले सकता हूँ इंशाल्लाह। ये मुझे इस बारे में आई हैव द कॉन्फिडेंस। बस मुझे को प्रोडक्ट हंटिंग और ये बाकी चीजों के लिए कोई वीए अगर कोई आप काइंडली को रिकमेंड कर सके तो प्लीज, दैट वुड बी नाइस ऑफ यू सर। अच्छा जी, अब तो आपने असल में यहाँ पे बोल दिया ये सबके सामने, तो वैसे ही अब आपका इनबॉक्स भर जाएगा।
लेकिन आपको इसके लिए एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैं ओहो, अच्छा जी, ये ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर ईमेल प्लीज एक सेंड कर दें ऑफिशियली। ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं देख लेता हूँ, लेकिन आपको बिलीव मी, क्योंकि अब आपने कह दिया तो आपके इनबॉक्स में काफी सारे लोग मैसेज कर देंगे। अच्छा, आई विल सेंड यू द ईमेल एनीवे। ठीक है, हाँ, नो प्रॉब्लम। थैंक अच्छा, यू। अब आपका माइंडसेट वाली जो बात है, आपकी कितनी एज है? 45 सर। 45, ओके। और आपका बजट कितना है? 10,000 पाउंड है सर। एक्सीलेंट, ठीक है, तो यहाँ तो कोई मसला नहीं है। तीसरा भी कोई मसला नहीं है आपका, आप बात भी कर सकते हैं। हाँ जी, आई कैन डू। तो बस अच्छा, ये लर्निंग क्या है कि आई कांट रियली, मुझे ये कीपा के ग्राफ देखने और ये रियली मुझे इतनी समझ नहीं आती इनकी, तो ये मेरे लिए आई सी, मेन प्रॉब्लम प्रोडक्ट हंटिंग है। ठीक ठीक, तो ये खैर इतना मुश्किल भी नहीं है, बट नो डाउट मुझे अंदाजा है, थोड़ा आप वीबीसी में जाके अगर लर्न करना शुरू करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस बारे में। थोड़ा सीक्वेंस नहीं बना हुआ, तो वो आप जब देखना शुरू करते हैं तो अक्सर लोग जिनकी प्रीवियस नॉलेज नहीं है ना, वो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिनको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है ना होलसेल की, उनके लिए आसानी है, उन्हें फिर परफेक्टली सारी चीजें समझ में आ रही है। चलो खैर, तो अब आप, अच्छा, आप 101 के स्टूडेंट है बूट कैंप के? बूट कैंप का स्टूडेंट हूँ, जून 21 का। जून 21 का, राइट। हाँ जी, बेसिकली मेरा किंडल में किंडल हूँ, मेरी जो है ना मेन बीसी किंडल है, तो उसमें भी मैंने ये किया हुआ है कि मैंने प्रोडक्ट हंटिंग करवा के ना और उसमें पार्टनर अप किया हुआ है। तो यहाँ पे पार्टनर अप नहीं मिलते होलसेल में। मोस्टली जो जी लोग जी, यही कहते हैं जी कि हमने बस बीए, हम तो किचन इनकम के लिए हैं तो पार्टनर नहीं कर सकते। तो उसमें फिर लोग ज्यादा कहते हैं जी नहीं, हम तो सिर्फ यूएस में, आप यूएस में क्यों नहीं करते, अब यूके में ही करना। मेरा ये है कि मैं खुद प्रैक्टिकल खुद भी आना चाहता हूँ, यानी कि आई लाइक मुझे अच्छा लगता है, दैट्स व्हाट आई, कि प्रैक्टिकली मैं किसी से मिलूं, इंट्रोड्यूस कराऊं, ब्रांड अप्रूवल ले सकूं। लेकिन इसमें मैं मार खाता हूं, ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है, क्योंकि ये टेक्निकल नॉलेज इतना मुझे इसमें नहीं आता। मैंने ट्राई किया है वीबीसी में काफी कुछ, लेकिन मेरे सर से गुजरती हैं ये चीजें ज्यादातर। चले चले, कोई मसला नहीं, आप एक ऑफिशियल ईमेल कर दें, और अभी वैसे भी आपके इनबॉक्स में बहुत सारे लोग आ गए होंगे, तो उनको भी टेस्ट आउट कर लें, फिर देखते हैं आगे। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू तलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अब प्लीज वो आप ना जब ईमेल करेंगे ना, तो ये कन्वर्सेशन का रिमाइंडर दे दीजिएगा लाजमी। जी, मैं अभी कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, उमर। जी उमर, मैंने आपको म्यूट किया है। अच्छा जी, उमर AFK हैं आई थिंक। असद जी, असद। अस्सलाम वालेकुम जी तलाल भाई। अच्छा, मेरा वालेकुम क्वेश्चन अस्सलाम। ये था कि फ्लिप करने के सिलसिले में था कि अगर अकाउंट को होलसेल का फ्लिप, उसके क्या चांसेस हैं, और दूसरा पहले ये पहले कि मुझे पहले मुझे बताइएगा, फ्लिप क्यों करना है आपने? क्योंकि मसला ये है ना कि हम, क्योंकि फिर पीएल की तरफ भागते हैं, होलसेल करते हैं, फिर कहते हैं नहीं पीएल का फ्लिप का ये नहीं चांस हाई, ये नहीं होता है ना, फ्लिप कर सकते हैं पीएल को, एसेट बिल्डिंग में आता है। तो उसी सिलसिले में बहुत फिर ज्यादा ये कि पैसे हम कमाने हैं होलसेल पे इतनी आपने? मेहनत करते हैं जी। सॉरी, पहले बताएं तो, बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं आपने, दौलत बनानी है, दौलत। नहीं वो तो जाहिर सी बात है, नहीं इसलिए भी है ना बिजनेस। अच्छा देखिए, ये पीएल के लिए नो डाउट वो बिजनेस किया ही इसलिए जाता है कि उसको फ्लिप किया जाए। ये जो होलसेल है ना, होलसेल के अंदर टेक्निकली देखा जाए तो फ्लिप की जा सकती है टेक्निकली, जी लेकिन जी। लोग फ्लिप करते नहीं है इसको। उसकी वजह ये है कि अच्छा। एक लॉन्ग टर्म बड़ा सस्टेनेबल बिजनेस बन जाता है ये लॉन्ग टर्म के अंदर।
और महीने की अच्छा रिटर्न भी देता है। इनफैक्ट आई नो अ पर्सन जिसके जो पाकिस्तानी है और उनके महीने का रेवेन्यू $120,000 है और वो सिर्फ होलसेल से है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट भी ड्रॉप शिपिंग की नहीं है। तो जी, जी। उनका महीने का जो रिटर्न मतलब जो प्रॉफिट आता है ना वो 10, 12, 13, $15,000 है। तो अगर इतना किसी के पास आ रहा हो तो वो कभी भी नहीं छोड़ता, कहता नहीं जी मैंने नहीं करना इसको फ्लिप। और दूसरा इसको नहीं, फ्लिप वो अगर करने फ्लिप भी में करता है इस तरह के 2-3 का फ्लिप करे तो मिलियनियर हो जाएगा ना, तो ये बात है ना। ठीक है। असल में ये फ्लिप करना इसको मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर देखो फ्लिप की जो कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी चीज को बेचा जाए जिसको आप खुद ओन करते हैं, राइट? यानी हम ब्रांड को ओन करते हैं ना पीएल के अंदर, तो हम वो ब्रांड के को ही फ्लिप कर देते हैं, राइट? जी जी। उस लिस्टिंग को फ्लिप कर देते हैं। होलसेल के अंदर क्या होता है, आप जो प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं उसको आप ओन नहीं करते, ब्रांड तो किसी और का है। आप पेप्सी बेच रहे हैं, पेप्सी को फ्लिप थोड़ी कर सकते हैं, पेप्सी तो है ही किसी और की कंपनी, हम तो सिर्फ उनसे लेके रीसेल कर रहे हैं। तो इसमें रीसेलिंग वाली के अंदर पॉसिबल नहीं होता। तो बस एक ही तरीका है, इसके अंदर पूरी कंपनी फ्लिप हो जाएगी, यानी अपनी कंपनी की ओनरशिप भी छोड़नी पड़ेगी। सही समझ गया। नहीं, उसमें फिर ये था ना कि मेरा दूसरा क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड वो यही था कि हम इसको एक्सक्लूसिव राइट ले लेना, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, लेट्स से हम कुछ 10 या 15 हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारे पास और उनकी रेवेन्यू हमने एक हाथ तक अचीव कर लिया और उसके बाद हम फ्लिप करना चाहते हैं, हम उनके एक्सक्लूसिव राइट ले लें। तो उसका भी जानना था कि वो कैसे लें और क्या उनका इन प्रोसेस है ये, क्योंकि फिर दोनों बातें लिंक है असल में ना। अगर एक्सक्लूसिव राइट मिल के फिर तो हम फ्लिप कर सकते हैं ना। चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी भी ओनरशिप तो आपके पास नहीं है ना, लेकिन चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है जी जी। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, बस ये सप्लायर से रिलेशनशिप के ऊपर होता है। मुसलसल बाय इन करते रहते हैं आप उससे, रिलेशनशिप बेहतर होती रहती है, फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई क्या आपके ब्रांड का बेस्ट इंटरेस्ट ही है दिल में, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो है वो इसकी एक्सक्लूसिव राइट्स दे दें। तो एज लॉन्ग एज आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं आप कर लें। नहीं तो फिर क्योंकि लेट्स से वो ब्रांड काफी बड़े होते हैं, उनके पास तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट होती है, हम उनको सिर्फ एक ही टारगेट करेंगे ये प्रोडक्ट या 2-3 प्रोडक्ट हमें दे दें इस तरह, वो किस तरह होता है? कभी कोई इसका कोई केस स्टडी है आपके पास? केस स्टडी तो बहुत सारी है। अच्छा ठीक है। तो यानी वो सिर्फ यानी ये नहीं कि पूरा ब्रांड तो नहीं ऑफ कोर्स कर सकते आप, नहीं 2 या 3 प्रोडक्ट उनको कहेंगे ये हमें ये दे दें, हम इसका सारा माल उठाएंगे या जो भी करेंगे इस तरह। हाँ जी, इसी किस्म की बात है। ठीक हो गया, चलें बस। हाँ यही था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि अगर इसको फिर बढ़ाना है तो इस तरह फ्लिप करने से वो आपके पास रेवेन्यू आता है ना इकट्ठा, तो उसको फिर यूटिलाइज कर सकते हैं बाद में ना, तो यही था। राइट जी बिल्कुल है ऐसा। ओके, थैंक यू सो मच। चलो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी सर। उमैर। सर मैं उमैर सर। उमैर जी बताएं। जी सर, मेरा कुछ जनरल से क्वेश्चन है स्टार्टिंग पे, हम उससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर एक कुछ वेबसाइट का मैंने पूछना था और इसके अलावा ईमेल्स का पूछना था ना मैंने, कि मुझे बड़ा पता नहीं, मैं एक पूरा मेरा दिन पूरा इस पे जाया हो गया कि ब्रांड का वेबसाइट का नेम कैसे रखा जाए। तो मतलब मैं वेबसाइट का नेम? जी वेबसाइट को होलसेल के लिए ना, यूएसए के लिए। तो उसके लिए सर वो डिफरेंट नाम जेन में आ रहे थे, कभी मैं देखता था कि कोई लॉन्ग कीवर्ड रखा जाए, कोई शॉर्ट रखा जाए, तो इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन हो रही थी। नहीं, दूसरा नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जो भी आपके जहन में नाम आए आपने उठा के रख देना है, ठीक। उसकी वजह ये लोगों को कंफ्यूजन इसमें ये होती है कि कंपनी का नाम और वेबसाइट का नाम सेम होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ना ही ये जरूरी है कि आपकी वेबसाइट का नाम और अमेज़न के ऊपर आपका सेलर का नाम जो है वो सेम हो, ये भी जरूरी नहीं है। आप जो आपको नाम अच्छा लगता है आप वो नाम रख दें। बस आप क्या करेंगे, वेबसाइट के ऊपर अबाउट अस के पेज के ऊपर या फिर बॉटम पे जो फुटर होता है वहां पे आपने अपनी एलएलसी का नाम मेंशन कर देना है, ताकि वो वेबसाइट और आपकी एलएलसी लिंक हो जाए कि इस वेबसाइट को ये एलएलसी ओन करती है। दैट्स इट, आपका मसला हल। जी सर और जो ईमेल हमने जो मतलब प्रोफेशनल ईमेल हमने परचेज करनी है या कांटेक्ट करना है जैसे ब्रांड के साथ, तो वो sales@xyz या सेल्स या HR जनरल मैनेजर रखा जाए कि ज्यादा अच्छा कौन सा आप मुझे मतलब सजेस्ट करेंगे?
आपका नाम उमैर है, आप खुद काम करेंगे? जी सर, मैं खुद लॉन्च करना चाह रहा हूँ यूएस में, एक्चुअली पीएल ठीक है। स्टूडेंट हूँ, तो पीएल जी की जी, वजह तो तो नहीं आप कभी अपने मैंने की। अपने नाम से बना लें, उमैर एट लेट्स से ec.com.pk आप बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को अच्छा ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि सेल्स डालूंगा जब भी अकाउंट मिलेगा, मैनेजर डालूंगा जब भी अकाउंट मिलेगा। नहीं जी नहीं। और उसके अलावा और मजे की बात, लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तानी या मुसलमानों वाला नाम हटा के वो सूडो नेम रख लूंगा अगर मैं क्रिश्चियन का, तो तभी एग्जैक्टली मुझे अकाउंट मिलेगा। ऐसा भी नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं मोहम्मद तलाल के नाम से ईमेल करता हूँ, मुझे अकाउंट मिल जाता है। वाह। मैं अब सच सच्ची बात जो है, मैं वाकई में ना हसन रसूल मेरा बेटे का नाम है, तो मैं उसके नाम पे रखना चाह रहा था वेबसाइट ऐसी ना जिसमें उसका नाम का जिक्र आए, तो जी मैं जी, उसको आप अगर रखें मैंने कहा उसके ये नाम पे। जब आपको मिलना होगा ना तो उस नाम पे भी मिल जाएगा, जब नहीं मिलना होगा ना तो क्रिस के नाम पे भी नहीं मिलेगा। वही बात है ना, मैं वही सोच रहा था कि कोई घोड़ों का नाम हो कि घोड़े को पता चले कि यार ये इस्लामी नाम है, या ये क्यों ऐसा बंदा किधर से आ गया ये, नहीं नहीं तो ये भाई, भी वो कंफ्यूजन। वो हमें कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए ना भाई। जी उनको भी टकरते हैं मुसलमान वहां पे, क्या उनका नाम मोहम्मद नहीं होता? वो भी तो दिन रात उनसे बातें कर रहे होते हैं। तो ये परेशानी जी नहीं जी, है कोई भी। रखें सही आप सही नाम। ठीक सर। और सर मुझे ये बताएं कि वेबसाइट के ऊपर जो मतलब हमने फेक ही मतलब ब्रांड्स लगाने हैं ना, अभी तो हमें तो कोई चीज मिली नहीं है, या गूगल से उठा ली है, सर्च किया है कि मतलब इन गूगल से ब्रांड्स उठा के के साथ। ब्रांड्स का नाम लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको। जब इतने अच्छा अच्छे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ आपने झूठ वूठ पे काम स्टार्ट नहीं करना, तो ब्रांड्स के नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस जी जी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स लगानी है आपने। वो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं अपना। वर्डप्रेस की अगर वेबसाइट है तो कुछ प्लगइन्स होते हैं जिसके थ्रू वो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स उसमें ऐड हो जाती हैं, बस वो ऐड करते हैं, ब्रांड भी दिखाने की जरूरत नहीं है। सर, वो प्लगइन कोई मुझे बता दें तो वो इजी रहेगा ज्यादा जरा। मैं आपको बताता हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ। ये ले। ठीक हो गया सर। ठीक है ठीक चल। जी सर, एक और मुझे बात बताएं सर, अगर मतलब ये इतनी कम्युनिकेशन, ये जरूरी बात है कि हम कॉल पे ही उनसे कांटेक्ट किया जाए? अगर हम हर हाल में कॉल। हर अच्छा हाल में अच्छा, कॉल। तो सर मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मामू के ड्रेस पे मैंने अकाउंट बनाया, एलएलसी बनी हुई है, तो मैं पाकिस्तान में मतलब कौन सा मुझे नंबर प्रेफर करेंगे कि अगर मैं मतलब उसको परचेज करूँ, या उसका नंबर मैं बाइक यूएसए स्काइप ले लें, स्काइप। स्काइप का नंबर ले लें। स्काइप का पेड नंबर ले लूँ सर? जी ठीक है जी। सर। और सर कुछ ब्रांड्स मैंने अभी ढूंढे हुए हैं, तो उनको बजाय ईमेल करने के मतलब मैं उनको कॉल ही करूँ? कॉल करें, कॉल करें। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर, ओके चल, सर, जज़ाकल्ला सर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुएब ताहिर। बस प्लीज यार और कोई एड्रेस मत करना जी अस्सलाम वालेकुम अनलेस बिलाल कोई भाई। क्वेश्चन हो तुम लोग का। हाँ जी शुएब बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी तलाब मैंने पूछना था कि एफपीए फीस में कोई डिस्काउंट भी होता है? कुछ मैंने ऐसे सेलर देखे हैं जो जनरल स्काउट में फीस आ रही होती है उससे भी कम प्राइस में सेल कर रहे होते हैं ना, तो कोई अच्छा, डिस्काउंट वगैरह होता है? यूजुअली फीस जब रिड्यूस हुई होगी ना, तो आपने जंगल स्काउट के थ्रू अगर आप चेक कर रहे हैं, आपको दिखेगा वहाँ एसएनएल की फीस की वजह से रिड्यूस हो सकती है। एसएनएल क्योंकि बहुत कम होती है फीस, तो अनलेस एसएनएल नहीं है। लेकिन एक और चीज जो ट्रू है वो ये कि सेलर के हिसाब से भी फीस चेंज होती है। यानी जो बहुत पुराने सेलर्स हैं ना, जिनकी जी जी रेटिंग्स बहुत ज्यादा होंगी, जो हो सकता है लाखों करोड़ों की तादाद में प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ यूनिट सेल कर चुके हो, इनकी फीसेस कम होती हैं, ये फैक्ट है। ठीक है। दूसरा ये प्राइसिंग में डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा होता है, अगर आप ड्रॉप डाउन में जाओ उसके डिस्काउंट ऑप्शन आ रहा होता है, तो वो कौन से सेलर जो है वो अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट? प्राइसिंग में डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा होता है, कहाँ आ रहा होता है? मेरे मैंने देखा था, अभी मेरा लॉगिन नहीं हो वो इस वजह, तो फिर मैं थोड़ा नहीं, जरा बता लॉगिन नहीं क्या सकते? किस जगह, मतलब सेलर सेंट्रल की बात कर रहे हैं आप क्या? जी सेलर सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट, मैं भी जरा सेलर सेंटर लॉग इन कर लूँ। आप कौन से एग्जैक्ट जगह की बात कर रहे हैं?
मैं भैया ये प्राइसिंग में जाके फीस डिस्काउंट, पता नहीं आपके पास हो सकता है दूसरा आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप कौन सी मार्केट प्लेस में काम करते हैं? यूके। यूके के अंदर। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि ऊपर जो मेन्यू आ रहा है उसके अंदर आपको बड़ा डिस्काउंट आ रहा है? जी जी, प्राइसिंग में नीचे ड्रॉप डाउन आएगा, 4th नंबर पे फीस डिस्काउंट आ रहा है। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये कौन से सेलर जो है वो अवेल कर सकते हैं। अच्छा जी, चूंकि मेरे पास नहीं आ रहा इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। तो आपको हो सकता है गूगल, वो इधर गूगल करना पड़ेगा या फिर ऊपर सर्च बार जो दी हुई है वहां पर टाइप करके देख लें, या उस पेज को ओपन करके देख लें, वैसे ही वहीं पर ही इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। ठीक है, चलें, ठीक है, मैं थैंक यू। दूसरा मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि ये जो पाकिस्तान से करते हैं ना लोग, ईमेल वगैरह करते हैं या फिर चैट में जाते हैं ना डिफरेंट कंपनीज के, क्योंकि मैं भी ये काम करता हूँ कंपनी के लिए, तो उधर वो चैट में आ रहा होता है कि आप किस आईपी से जो है ना, वो किस कंट्री के आईपी से जो है ना वो आप कनेक्ट हैं, तो वो पता चल रहा होता है, ऊपर फ्लैग आ रहा होता है ना कि पाकिस्तान से आप हैं। तो वो आप अगर आपने कोई इंग्लिश नेम रखा हुआ था तो वो सप्लायर को पता चल जाएगा कि ये है पाकिस्तान से लेकिन इसने कोई इंग्लिश नेम रखा हुआ है ना, तो इस तरह मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए। गुड, हाँ, अच्छी चीज पॉइंट आउट किया आपने। हाँ जी, ये टॉप 2 जो तकरीबन सारे सेलर जो है वो यूके में खासकर जो वो टॉप 2 यूज करते हैं। जब आप चैट पे जाके ऑप्शन यूज करते हैं ना, तो मैं तो सम टाइम पूछ लेता होता हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम वेदर कैसा है, तो वो थोड़ा महसूस करते हैं कि भाई इसके पता चल गया है, और वो बाद में जो है ना वो फिर उसको इग्नोर करके हम भी आगे चल पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी बात नहीं कि उधर ही रुके, उसको जरा थोड़ा एक्स्ट्रा करें। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आप इस तरह ना करें, हम भी अपने नाम से ही जो है ना वो अकाउंट्स वगैरह लेते हैं और सारा कुछ करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई में ऐसा है, मैं भी अपने नाम से ही करता हूँ। हाँ जी, चलो ठीक है, थैंक चलो, ओके, थैंक यू शुएब, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन ताहिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ताहिर। हाँ तलाल भी माजरत, मैंने आपको दोबारा रजिस्टर किया है, मैं असल हाँ में हाँ, पहले बताओ क्वेश्चन बताओ। कर चुका था। तो मेरा सवाल बस एक यही था कि कनाडा के हवाले से मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि प्रॉपरली कोई एक किस तरह मैं उसमें प्रोडक्ट हंट करूँ या ब्रांड्स हंट कीपर से करूँ। कर लो, कीपर से कर लो। कीपर बेहतर, कीपर फ्री वर्जन काम दे देगा? नहीं, अच्छा अच्छा, पेड ही चाहिए। पेड ही चाहिए। उसके अलावा जी जो जी, कीपर के अलावा बाकी हीलियम से भी हो दूसरे। जाएगी, कीपर से भी हो जाएगी, मैनुअल भी कर सकते हो, लेकिन करोगे कहीं से भी इंडियन, तुम्हें उसको लेके आना पड़ेगा कीपर के ऊपर ही चेक करने के लिए। अच्छा अच्छा, यानी कीपर ही सही इसमें ऑथेंटिक कीपा, मुझे क्योंकि किसी को। कीपा वो वाहिद टूल है जो हमें पास्ट की हिस्ट्री बताता है, सेल्स की भी, और सेल्स वो मतलब सेल्स रैंक की और जी प्राइसिंग की जी हिस्ट्री बताता है। तो जी जी जी। यही दो वो चीजें होती हैं जिसकी बेसिस पे हम फ्यूचर का फैसला कर रहे होते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट मैं बेच भी पाऊंगा या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लाजमी चाहिए कीपा। चलो सही, और कीपर के हवाले से तो बीबीसी में सारा कुछ मौजूद है ना, वो तो उस हवाले से जी जी, देख लेंगे कीपर के इंशाल्लाह। हवाले से सब मौजूद है, 8-12 मेरे ख्याल से वहाँ पे वीडियोस दी हुई है, रजी भाई ने छोटी छोटी वीडियोस बनाई है, हाँ जी हाँ जी। वो उसको गो थ्रू अच्छा करें, काफी सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। जी 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 जी। और बाकी बीएसआर रिकमेंड क्या करेंगे आप उस मार्केट के लिए? बीएसआर क्या रेकमेंड करेंगे? बीएसआर क्या रेकमेंड करेंगे? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपने, अच्छा क्योंकि बीएसआर के ऊपर मैं इन जनरल जो है ना बातें नहीं करता हूँ। यानी मैं कोई बीएसआर डिफाइन नहीं करता हूँ। जी जी, यानी बीएसआर पे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बीएसआर पे फोकस करने की जरूरत तो है, लेकिन प्रॉब्लम आप स्टूडेंट्स ने ये समझना होता है कि बीएसआर जब बहुत ज्यादा होता है तो उस वक्त क्या परेशानियां होती हैं, जब नीचे होता है तो क्या परेशानियां होती हैं, जब ऊपर होता है तो क्या फायदा होता है, जब नीचे होता है तो क्या फायदा होता है। जी जी तो आपने वो सबकी लॉजिक को समझना होता है, उसके बाद फिर बस प्रोडक्ट पर काम करना स्टार्ट कर देना है। ठीक, अब हमारे पास कोई असल में इस किस्म का कोई कैलकुलेटर नहीं है जो ये डिफाइन कर रहा हो। हाँ, ये हो सकता है, बल्कि एक काम कर लो,
जंगल स्काउट अगर आपके पास है ना, जंगल स्काउट है और सही है, तो फिर कैटेगरीज में जा, क्योंकि जंगल स्काउट कनाडा में वर्क करता है, तो वहां पर जाके जंगल स्काउट चला के देख लो, वहीं से आइडिया लगा लो कि कितनी सेल्स आ रही है। ऑल्दो वो जो सेल्स कैलकुलेट कर रहा है वो 30 डेज के BS या करंट BSR के ऊपर कर रहा होता है, करंट जो भी BSR चल रहा होगा, लेकिन उससे एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा इन जनरल कि इस BSR के ऊपर इस कैटेगरी में इतनी सेल्स आती हैं। जी जी, हाँ, तो वहां से बस आइडिया ले लो और काम करना शुरू करो। चलो ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह, ठीक है ना, अल्लाह। चलो जी, ठीक है, थैंक यू गाइस, एंड करते हैं इसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।